तो जब आपने लैंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे, आपका सबसे बड़ा फियर क्या था? कोई भी प्रॉपर्टी खरीदोगे फियर हमेशा रहेगा क्योंकि पैसा आपका बहुत वैल्यूबल है। 50,000 लाख रुपए बीघा टाइप बढ़ता रहता है। 2004-5 के आसपास कोई 75 लाख रुपए बीघा या 1 लाख रुपए बीघे का रेट हुआ करता था। आपका सबसे पहले लैंड इन्वेस्टमेंट्स कैसे रहे? हमने लैंड में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, एग्रीकल्चर लैंड में, और उस समय करीबन 50,000 रुपए बीघे का रेट होता था। टप्पल में कब से कर रहे हो आप? बाजना कट पे कब से कर रहे हो? क्योंकि वहाँ जमीन अभी सस्ती थी कंपेरेटिवली जेवर के मुकाबले में। तो अभी बाजना कट के अराउंड क्या डेवलपमेंट है? ये यमुना एक्सप्रेस वे से 165 किलोमीटर पूरे अलोंग द लाइन डेवलपमेंट है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किस तरह की, जो मतलब पेपर में नहीं दिखेगा पर जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है? मार्केट रेट से कम मिली है, कोई ना कोई उनमें लोचा है। क्या हमें किसान से डायरेक्टली लैंड लेना चाहिए? प्रिंसिपली तो आप किसान से जमीन डायरेक्ट ले सकते हो। So welcome to this new podcast, and today I want to be bringing in my dad on the podcast again, and we want to be discussing questions which are absolutely pertinent to decide whether you should be making land investments in EDA. So let's get started on that. Papa, welcome to the podcast. थैंक यू अगेन कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए। तो आज मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपकी हिस्ट्री कैसे रही लैंड इन्वेस्टमेंट्स में, आप कैसे शुरू हुए लैंड इन्वेस्टमेंट्स, आपका सबसे पहले लैंड इन्वेस्टमेंट्स कैसे रहे, आप वो प्रोसेस कैसा था, कौन सा ईयर था, आप क्या थोड़ा सा लाइट डालोगे कैसी हिस्ट्री है आपकी लैंड इन्वेस्टिंग को लेके? मैं स्पेशली बात करूं तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए मैं इस रेफरेंस में बात करना चाहता हूं। ये बात 1996 के आसपास हमने लैंड में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, एग्रीकल्चर लैंड में, और उस समय करीबन 50,000 रुपये बीघे का रेट होता था। इट मीन्स कि 50 रुपीज़ पर यार्ड जो प्राइस आता था। और हमने नोएडा में सबसे पहले शुरू किया, एक सदरपुर गांव था, वहाँ पे ज़मीन सबसे पहले ली, और ज़मीन लेते गए, लगातार लेते गए, अलग अलग नोएडा के डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट गांव में, टाइम टू टाइम। और हमें सबसे पहले मुआवजा सन 2000 में मिला, और कुछ 2002 में मुआवजा मिला, जो हमें ऑलमोस्ट 6 गुना मुआवजा मिला उस ज़माने में। और एक वंडरफुल मतलब अमाउंट था जिससे कि हमारे को बहुत इंस्पायर्ड किया, तो वापस फिर हम ज़मीन परचेज़ करने लगे उसी में। तो ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा इस मामले में। तो उस ज़माने में हमें 7%, 6%, 5% के प्लॉट नहीं मिलते थे क्योंकि हमें आउटसाइडर माना जाता था। धीमे धीमे करके जो अथॉरिटीज़ ने जो लोग कोर्ट में गए उनको तो प्लॉट दिया, जो लोग कोर्ट में नहीं गए थे उनको अल्टरनेट प्लॉट अथॉरिटीज़ ने नहीं दिए। तो ये इसका एक ही रिग्रेट था कि उस ज़माने में अथॉरिटी जो है ना आउटसाइडर को प्लॉट नहीं देती थी। लेकिन 2014 के बाद अब उन्होंने जब कोर्ट के कुछ आदेश आए तो उन्होंने वो लैंड ओनर माना, उसके बाद जो है ना हर को वो अल्टरनेट प्लॉट देना शुरू कर दी। तो जब आपने लैंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे तब आपका सबसे बड़ा फियर क्या था, और आपने कैसे भरोसा किया, किन लोगों पे भरोसा किया, कैसे वो चीज़ सब कैसे रही? फियर तो बहुत होते थे, लेकिन यह है कि हिम्मत बहुत थी कि देखते हैं। फियर से तो हमेशा हर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदोगे फियर हमेशा रहेगा क्योंकि पैसा आपका बहुत वैल्यूबल है, आपका बहुत हार्ड मनी है, और हार्ड मनी को आप ऐसे जाते हुए नहीं देख पाओगे, तो बहुत फियर रहता है। लेकिन इसके बावजूद ही साहस बहुत था कि हिम्मत करते हैं, यहाँ पे अच्छा मार्जिन से अच्छा पैसा ग्रो करने के चांसेस हैं। तो ये हमें मोटिवेशन था कि ग्रो चांसेस बहुत यहाँ बहुत अच्छे हैं, तो इसकी वजह से हमेशा मोटिवेटेड रहते थे हम कि इन्वेस्टमेंट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और इसकी वजह से यही हमारा मोटिव था, इसकी वजह से लगातार हम इन्वेस्टमेंट करते रहे और विदाउट कोई फियर के। और लकीली जो लोग थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे वो बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने कहीं हमें डिच नहीं किया, उन्होंने हमें कोई गलत ज़मीन नहीं दिलाई, जो ज़मीनें दिलाई सब अच्छी थी। इवन सारे काम वही करते थे, मुआवजा दिलाने का भी काम वही लोग करते थे, कोई ज़मीन में म्यूटेशन भी वही कराते थे, कोई ज़मीन में डिस्प्यूट है वो कराते हैं। तो मैं उन लोगों से बहुत इंस्पायर्ड हुआ। तो उसी की वजह से हम फ्यूचर में कभी भी किसी को ज़मीन दिलाते हैं तो वही हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को जब ज़मीन दिला रहे हैं तो ये सोच के दिलाएंगे ज़मीन हम खुद खरीद रहे हैं। एज ए कंसल्टेंट हम उनको सलाह यही देते हैं कि हिम्मत रखें थोड़ी सी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्जिन्स हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि आप थोड़ा ट्रस्ट करेंगे, थोड़ी हिम्मत करेंगे, खुद भी अपने पे समझें तो आपको ज़मीनें अच्छी मिलेंगी। और हमारे थ्रू लेंगे तो ज़मीनें, हमारी सलाह लेंगे तो ज़मीनें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। और हम पूरा अपना 40 साल का एक्सपीरियंस है उन पूरी ज़मीनों में लगाएंगे। और हम आपसे जो हर व्यक्ति से हम यही कहते हैं कि पहला स्टेप आपका ठीक गिरे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए। आने वाले टाइम में आपका कॉन्फिडेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपको पहली ज़मीन आपकी किसी ने गलत दे दी और कॉन्फिडेंस आपको नहीं आया तो आप आगे फ्यूचर में पैसा नहीं लगा पाएंगे, जिससे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी पैसे वाले बनने की। तो मैं नहीं चाहता, मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि पहला स्टेप आपका ठीक गिरे, जिससे कि आपकी ज़मीन में कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो और आपको टाइम पर आपको मुआवजा मिल जाए। मतलब ट्रस्ट का ही सारा गेम है, अगर आपको सही लोग मिलेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे निकलेंगे। मार्केट में 20%, 25% लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, पर उनको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमारे पास उन्हीं लोगों तक हम पहुंच पाते हैं जो बहुत नीडी होते हैं, या जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिनको नॉलेज नहीं होती है। वो लोग मार्केट में सबसे आगे दिखाई देते हैं और उनके कोई एथिक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। हर व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा मैं, तो वो लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए कोई
नॉलेज भी नहीं है उनको, तो उनको समझ ही नहीं आता। उन्हें बस एक ही चीज़ आती है कि भाई सेल करना है, कमीशन लेना है, बात खत्म। इससे ज़्यादा उनको समझ में भी नहीं आता है। तो बेहतर ये है कि एक अच्छे कंसल्टेंट की तरफ जाएं, कोई भी वॉट एवर आपकी निगाह में हो, आप जानते हो या हमसे कंसल्ट करना चाहें, तो एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, जिससे कि आपकी शुरुआती स्टेप जो है ना वो ठीक आए आपके, जिससे कि आपको एक ज़मीन खरीदने में एक कॉन्फिडेंस बने आपका। जरूरी स्टेप है। अच्छा, अब मैं बात करना चाहता हूँ जैसे जेवर एरिया की। ठीक है, आप 2003-2004 से जमीनें ले रहे हो, तो आप मेरे को बताओगे उस टाइम कैसे, तब लैंड लेना कितना मुश्किल होता था लेना जेवर में, तब रेट क्या रहते थे 2005 में, फिर कैसे कैसे धीमे धीमे बढ़े और कैसे कैसे चीज़ें आसान हुई। थोड़ा सा बताओगे जेवर के स्पेसिफिक, जेवर के अराउंड। 2001 में जब जेवर में एयरपोर्ट डिक्लेयर हो गया था और जेवर का मास्टर प्लान जब डिक्लेयर हो गया था, तो फिर यमुना एक्सप्रेस बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी। और उसी समय हमने कहा वहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ज़मीन में भी बहुत सस्ती है, तो क्यों ना हम बिफोर टाइम ज़मीनें खरीद लें। तो हमने उस समय 2004 के आसपास वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं हुआ करते थे, बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर भी हमने बहुत मेहनत करके जाके लगातार वहाँ पे घूमते रहे, देखते रहे, क्योंकि उस ज़माने में जेवर जाना भी बहुत मुश्किल काम था। 3 घंटे का रास्ता था नोएडा से और इजीली हम पहुँच नहीं पाते थे जेवर में। तो फिर वो ज़मीनें ढूंढते थे, सर्च करते थे, तो लोग उनको भी, जो लोग मिलते थे उनको भी नॉलेज बहुत सी प्रॉपर्टीज़ की नहीं होती थी। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट बनते चले गए और हम ज़मीनें खरीदते रह गए। शुरू इनिशियली हमारे को थोड़ी दिक्कत आई और हमने ज़मीनें कुछ खादर की ले ली, जो कि हमारे लिए बाद में हमने उनको बेचा। और खादर की ज़मीनें जनरली कंपैरेटिवली बांगर के मुकाबले में डिस्प्यूटेड रहती हैं और लो प्राइस पे मिलती हैं खादर की ज़मीनें कंपैरेटिवली बांगर की। तो शुरू में रहा पे, लेकिन वो फिर हमने जर्नी अपनी ठीक की, वापस हम बांगर की ज़मीनें खरीदने लगे, अच्छी जगह की ज़मीनें खरीदने लगे। तो इस तरह से हम लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहे वहाँ पे। और जब शुरुआत के टाइम में तो बहुत मुश्किल काम था जेवर में ज़मीन ढूंढना, कोई नेटवर्क नहीं था वहाँ पे, और देखना भी बहुत बहुत चैलेंजिंग जॉब था, जाना भी बहुत चैलेंजिंग जॉब। क्या रिस्की भी था जाना? जाना रिस्की तो हमेशा ही रहता है। आप नए एरिया में जाएंगे तो एक रिस्क तो आपके साथ रहती है, आप नए एरिया को आप जानते नहीं हो, हमेशा रिस्क रहती है। पर इतनी बड़ी रिस्क नहीं थी। ये था कि ज़मीनें बहुत सस्ती थी उस ज़माने में, वहाँ पे लोग जाते नहीं थे, लोगों को आइडिया नहीं था, लोगों ने एज्यूम भी नहीं किया था कि जेवर एयरपोर्ट बनेगा, जो बन गया है आज की डेट में। पर मुझे कॉन्फिडेंस था पूरा अपने आप में। मुझे लगता था कि जेवर एयरपोर्ट 100% बनेगा, एक्सप्रेस वे भी बनेगा, जो कि बना बाद में, जेवर एयरपोर्ट भी बना। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा। अब हमने कुछ 2012 में भी मुआवजा उठाया था, 2025 में भी मुआवजा उठाया है। तो लगातार बढ़ रहे हैं, इसी की तरफ बढ़ रहे हैं, मुआवजे की तरफ ही लगातार। तो हर साल ऑन एन एवरेज पिछले 20-25 सालों से 50,000 लाख रुपए बीघा टाइप बढ़ता रहता है? मतलब कैसे वेव्स आए, कब कब बढ़ा, कब कब कैसे कैसे रहा? 2004-5 के आसपास कोई 75 लाख रुपए बीघा या 1 लाख रुपए बीघे का रेट हुआ करता था। 75,000 रुपए? 75,000 रुपए या 1 लाख रुपए बीघा रेट हुआ करता था जेवर एयरपोर्ट के आसपास या इस तरह के जो गांव थे इनमें। तो ज़मीन, उस ज़माने में ज़मीन आपको इजीली मिल जाती थी और रेट भी बहुत सस्ते होते थे। और अब आकर के हम देखते हैं कि जो ज़मीनें जो 75,000 रुपये या 1 लाख रुपए बीघा होती थी एयरपोर्ट के आसपास, वो कहीं कहीं 50 लाख रुपए बीघा, 40 लाख, 1.5 करोड़ रुपए बीघा बिक रही है आजकल। तो रेट तो उससे भी ऊपर ज़्यादा है, पर मतलब अनबिलीवेबल प्राइस है, जो हमने कभी सोचा नहीं था ये ज़मीनों के रेट इतने ऊपर आ जाएंगे एयरपोर्ट आने के बाद। और एयरपोर्ट आने के बाद स्पेशली जो ज़मीनों का रेट है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और उस स्पीड से बढ़ा जो हमने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। अनबिलीवेबल प्राइस इस समय ज़मीनों के हो गए हैं। तो अब इसमें ठीक है, मेरे को जेवर का समझ आया। तो आपने फिर टप्पल में बाजना कट के अराउंड कब कब मूव किए आप? वहां पे आपने कब उसे देखा कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे? जेवर में तो आप 2005 से कर रहे हो, आप टप्पल में कब से कर रहे हो, आप बाजना कट पे कब से कर रहे हो? जेवर में जब से ज़मीनें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, तो जब ज़मीनें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं तो अच्छी ज़मीनें जो है ना, निकलने की पॉसिबिलिटी 30% रह जाती है। 100 कोई 10 पेपर आपके पास आते हैं तो आपको 30-35% के आसपास ज़मीनें ठीक मिलती हैं ऑन पेपर में। वादा की ज़मीनें जो होती है ना, जो बहुत बाद की बेकार ज़मीनें बची होती है, वो आपको बार बार दिखाई देती हैं। और अच्छी ज़मीन तो फिर हमारे लिए एक बहुत मुश्किल चैलेंजिंग जॉब हो गया है। तो रेट भी ज़्यादा है, दूसरा ज़मीनों में भी डिस्प्यूट निकल रहे हैं, तो बेहतर है कि हम यहाँ से मूव कर जाएँ। तो उसके लिए हमें मूव करना पड़ा, हम बाजना कट की तरफ गए, क्योंकि वहाँ ज़मीनें अभी सस्ती थी कंपैरेटिवली जेवर के मुकाबले में, और वो भी मास्टर प्लान में ही था। ये ईडा के मास्टर प्लान के अंतर्गत ही ज़मीनें थी सारी ये। तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हम ज़मीनों खरीद अच्छी रेट में मिल रहे थे, रेट ज़मीनें और अच्छी लोकेशन पे ज़मीनें मिल रही थी। तो हमारे लिए फिर वो एक अपॉर्चुनिटी हो गई वहाँ पे ज़मीन खरीदना। लोगों को हम सलाह भी यही देते हैं कि बाजना कट के पास ज़मीनें खरीदें, क्योंकि रीज़न ये है कि एक तो ज़मीनें बहुत अच्छी मिलेंगी आपको, दूसरा आपके लोकेशन के हिसाब से ज़मीनें मिल जाएंगी, और 5-6 साल के अंदर आपको 2031 का मास्टर प्लान है और सरकार बहुत जल्दी एक्वायर भी करने वाली है इन चीज़ों को। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बाजना कट के आसपास ज़मीनें देखो। और क्योंकि हम भी ज़मीनें बाजना कट के आसपास ले रहे हैं और आज से 3 साल से ले रहे हैं, 4 साल हो गए हमें लेते लेते। तो धीमे धीमे करके जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको हम कैश करते जाते हैं। तो बाजना कट के अराउंड और हाईवे के पास ही, मतलब हाईवे पे लगा हुआ लैंड तो बहुत महंगा रहेगा, पर हाईवे के 2-3 किलोमीटर के अंदर ही
Land कोशिश हम दिखते ये हैं। करते हैं कि हाईवे के 2.5-2 किलोमीटर के अंदर रेंज में ही मिल जाए दोनों तरफ हमारे को। और सबसे बड़ा हम कोशिश ये करते हैं कि एसेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो, रोड के आसपास हो, थोड़ा बहुत कम चलना पड़े हमारे को, कच्चे बहुत कम हो। तो कोशिश करते हैं चेक रोड प्रॉपर हो, तो उन ज़मीनों के लिए हमारी प्रेफरेंस रहती है और मिल भी जाती है आज की डेट में। और ज़मीनें अभी इसलिए मिल जाती है कि अभी रेट जो है वहाँ पे सस्ते हैं, तो बेचने वाले लोग कंपेरेटिवली ज़्यादा होंगे, खरीदने वाले कम हैं। तो इसलिए जो है ना ज़मीनें अब इस समय मिल जाती है ठीक ठाक वहाँ पे। तो क्या ये आपको लगता है कब तक ये डायनामिक्स ऐसे रहेंगे कि जमीन बाजना कट के अराउंड सस्ती रहेगी? मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि हर 3 4 6 महीने में 50,000 लाख रुपए भी का रेट तो बढ़ ही रहा है। पर आपको क्या लगता है कौन सा वो पॉइंट ऑफ द ईयर होगा या कब होगा वो पॉइंट जब रेट ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे, नहीं लेनी चाहिए तब? मतलब हमारे पास कितनी बड़ी विंडो है लेने की? तो कोई इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि 2023 22 के 21-22 के आसपास जो है ना, ये ज़मीनें 3 लाख रुपए बीघे में आसपास थी। आज ये 18 लाख, 20 लाख, 15 लाख रुपए बीघे में मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि वहाँ पे डिमांड आ गई, एयरपोर्ट आ गया है, एयरपोर्ट नज़दीक है। बहुत से लोगों को जो एयरपोर्ट का मुआवजा मिलता है वो आगे बढ़ जाते हैं वहाँ पे, तो वो ज़मीनें खरीदते हैं। तो अल्टीमेटली ज़मीनों की कॉस्ट लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए हमेशा अपॉर्चुनिटी है। ज़मीन चाहे आप कहीं भी दुनिया में खरीदें, ज़मीन के रेट तो इंडिया में हमेशा हर जगह बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ज़मीन का रेट कहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा, कहाँ कम बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो प्लानिंग का एरिया है ना, ये जितना भी एरिया है बाजनाकट के आसपास का जितना भी एरिया है, ये प्लानिंग के अंतर्गत आ रहा है। तो जब प्लानिंग से हमें ज़मीन लेने में हमें फ़ायदा ये मिलता है कि एक तो हमारे को मुआवजा मिलेगा और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ज़मीन की कीमत बढ़नी है। उसके बाद इसका अल्टरनेट प्लॉट भी वहाँ पे मिलेगा हमारे को 7% का। और सबसे बड़ा एडवांटेज यदि आपकी ज़मीन बच भी जाती है ना, तो वो भी दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके, वो भी आपको अच्छा लगेगा, वो भी ज़मीन को आपको अच्छा अमाउंट मिलेगा आपको। तो आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेंगे। और एक्वायरेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, सब चीज़ें आएंगी, तो ऑब्वियसली ज़मीन की कीमतें बढ़नी है, हर हालत में बढ़नी है। तो इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि प्लानिंग के साथ लें। प्लानिंग के साथ लेने में हमेशा फ़ायदा रहता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, लोग आएंगे, मल्टी लॉजिस्टिक हब्स आएंगे वहाँ पे, और रेजिडेंशियल आएंगे, इंडस्ट्रियल टाउन्स आएंगे। तो अभी बाजना कट के अराउंड क्या डेवलपमेंट है? अगर कोई जाता है अगले 1 2 सालों में क्या डेवलपमेंट होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या प्लान्स है उस एरिया के अराउंड? ये यमुना एक्सप्रेसवे से 165 किलोमीटर पूरे अलोंग द लाइन डेवलपमेंट है इसके अंदर। ठीक है। तो दोनों तरफ एरिया इनको नोटिफाइड है। अब ये अभी बाजना टप्पल के आसपास लॉजिस्टिक हब आ रहा है इनका। ठीक, बाजना से आगे फिर जाकर के इनका हेरिटेज सिटी आएगा, राया अर्बन सेंटर प्लस हेरिटेज सिटी, वृंदावन की बैक साइड में, मार्ट तहसील में। तो ये सारा कुछ आना ही आना है। आगरा में उनका नया मास्टर प्लान आ ही गया, उनका भी जमीन एक्वायरेशन शुरू होगा। तो ये कोई एयरपोर्ट से कोई 30 किलोमीटर दूरी पड़ती है, तो इन इलाकों में भी डेवलपमेंट 100% आना ही आना है इनका। तो जमीन की रिक्वायरमेंट भी इनकी आनी है, क्योंकि डिमांड बहुत है जमीन की। तो अल्टीमेटली कैसा सिनेरियो बन रहा है जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरे विचार के हिसाब से, कि ये ज़मीनें 5-6 साल में ऑलमोस्ट सारी एक्वायर हो जाएंगी और एक अच्छा अमाउंट आपको मिलेगा मुआवजे का, और प्लस अल्टरनेट प्लॉट मिलेंगे। तो इसमें कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि ईडा का मास्टर प्लान बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट बन चुका है। जब तक एयरपोर्ट नहीं बना था तब भी रेट बहुत ज़्यादा थे, और एयरपोर्ट बनने के बाद तो मेरे हिसाब से कि यहाँ पे जो है ना तेज़ी से डेवलपमेंट आएगा। डेवलपमेंट आने की वजह से कीमतें बहुत बढ़ेंगी यहाँ पे। अब तो पहली फ्लाइट भी 15 जून से स्टार्ट हो रही है। हाँ, तो वो तो चलो एक अलग मैटर है, पर वो तो होना है, उससे तो एक ऐसा प्रोसेस है, टाइम लग रहा है उसमें, लेकिन वो होगा। अच्छा, जैसे मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, अभी हम पे कुछ लैंड के ऑफर्स आए थे और वो बिलो मार्केट प्राइस थे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से बिलो मार्केट प्राइस थे। तो उसमें जब हम गए हमने देखा कि उस पर्सन का फिजिकल पोजेशन नहीं है। तो ये चीज मेरे को आपको तो अच्छे से समझ आती है, पर क्या आप हमारे व्यूअर्स को समझाओगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? कि मतलब लैंड पेपर्स पे सब कुछ सही है बट फिजिकल पोजेशन नहीं है उस लैंड का, और उस रीजन की वजह से वो काफी लैंड सस्ता है पर लेने का कोई फायदा नहीं है उसका। पूरा वो समझाओगे आप, क्या है स्टोरी? ऐसा होता है कि ज़मीनों में भी कैटेगरीज होती हैं। बहुत सी ज़मीनें, सिंपल तरीके से बताऊँ, कुछ ज़मीनें ऐसी होती है जिनमें आप फार्मर वहाँ पे ज़मीन है उसकी और वो वहाँ पे अपना काबिज है, तो ज़मीनें वो थोड़ी महंगी होती हैं। बहुत सी ज़मीनें ऐसी होती हैं जो फार्मर बाहर चले गए या बाहर की पार्टियां हैं जो कभी अपनी ज़मीन पर लौट के आई नहीं, खरीद लिया फिर कभी लौट के आई नहीं, तो वो ज़मीनों पर दूसरे लोग जो है ना उसको कब्जा कर लेते हैं एक तरह से। अब वो कब्जे वाली ज़मीनें होती हैं, वो किसान आसानी से छोड़ता नहीं है उन ज़मीनों को, क्योंकि पार्टी आउटसाइडर है वो, और या लोग अपने गांव छोड़ के चले गए हैं तो उनके भाई बंधुओं ने कब्जा कर लिया है, वो भी ज़मीन नहीं देते हैं। तो ऐसे केस में वो जो ज़मीनों में कब्जा नहीं होता है वो ज़मीनें सस्ती मिलती है। अब डीलर क्या करते हैं, उस ज़मीन को कोई दूसरी ज़मीन को दिखा देते हैं, कागज़ करा के, म्यूटेशन करा के, रजिस्ट्री सब कुछ होती है उनकी ज़मीनों की, आपका रजिस्ट्री भी होगी, आपकी म्यूटेशन भी होगा, सब चीज़ होगा, एवरीथिंग, नक्शे भी होंगे, सब कुछ होंगे। लेकिन आपको कोई दूसरी ज़मीन दिखा देते हैं ये कब्जे में ये वाली है, जबकि वो कब्जे में होती नहीं है ज़मीन, किसान वाली ज़मीन है ही नहीं जिसको दिखाया इन्होंने। तो इस तरह से ये गेम थोड़ा सा प्ले करते हैं बहुत सी ज़मीनों जिन पर कब्जा नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो ज़मीनों में कब्जे नहीं है वो ज़मीनें सस्ते रेट में आती हैं, और मार्केट में लोग उसी ज़मीन को पकड़ लेते हैं कि हमें सस्ते रेट में मिल रही है, पर वो समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये सस्ती है तो क्यों है। उसको समझने के लिए पूरा उनको सिस्टम समझना होगा,
और जो अच्छी ज़मीनें हमेशा अच्छे रेट में ही मिलेंगी, मार्केट के रेट में मिलेंगी। जो ज़मीनें सस्ती हैं मार्केट रेट से नीचे हैं, जरूर कोई ना कोई उनमें लोचा है, कोई ना कोई कमी है, जिन्हें आपको ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक देखना है, तभी वो ज़मीनें आप खरीदें। तो इसका तरीका तो यही है कि फिजिकल पोजेशन जाके देखना पड़ेगा और लोगों से पूछना पड़ेगा, यही एक तरीका हो सकता है। इसके लिए आपको एक वेरीफाइड, या तो बेहतर ये है कि पटवारी को आप करें, पटवारी से कहें जी मुझे इसकी ज़मीन बताएं कहाँ है कैसे है, उसको बिठा के लेके जाएं। पर पटवारी इतनी आसानी से जाते नहीं हैं, तो उनको आपको एक अमाउंट पे करना होगा, आप लेके जाओगे उनको, तब वो वहाँ पे पहुँच पाएंगे, जब वो ज़मीन को वेरीफाई कर पाएंगे आपको असली पटवारी है। दूसरा तरीका ये है कि जो इस किसान से आप ज़मीन खरीद रहे हो, तो आप वेरीफाई करो ये यहीं का किसान है, इसका आईडी वगैरह सब देखो, और लोगों से पूछो भाई ये खसरा नंबर ये है, भूले के हिसाब से अगल बगल के नंबर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस ज़मीन से। अगल बगल के नंबर मैच कर रहे हैं तो ज़मीन वही है और किसान उसी जगह है। तो वो आपको वेरीफाई करने के लिए एक कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए लोकल आपको, जो आपको वेरीफाई की, जो आप ट्रस्ट वर्दी हो, जो आपको वेरीफाई कर पाए कि ज़मीन हाँ इसी की है ये। तो इसलिए वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप डीलर जो है वो किसी को भी खड़ा कर दें, किसी को भी रख दें भाई यही बंदा है, तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। मैं सारे डीलरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ डीलर बहुत अच्छे होते हैं, 20-25% डीलर बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनकी तारीफ भी करूँगा, उनकी वजह से काम चल भी रहा है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी में होते हैं। अच्छा, अदर देन पेपर वर्क, मतलब पेपर वर्क मान लो वेरीफाई कर लिया, ठीक है हमने अच्छे से, मैं देख रहा हूँ और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे एक तो ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया कि फिजिकल पोजेशन नहीं है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किस तरह की, जो मतलब पेपर में नहीं दिखेगा पर जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है। ऐसा होता है जमीनें भी दो तरह की जमीनें हैं इनमें मोटे तौर पे। एक जमीन होती है दादालाई जमीन, एक होती है पट्टे की जमीन, जो सरकार ने बाद में भूमि यूनियनों को पट्टे किए गए थे। अब पट्टों में भी देखा जाता है कि जमीन किस तरह की है। जैसे गोचर की जमीन है, इसके पट्टे मानने, इसके मुआवजा नहीं मिलता है पट्टों का। आप जमीन खरीद भी लोगे ना, आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। जैसे वन विभाग की जमीन के इन्होंने पट्टे कर दिए, उसका भी आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। कुछ तालाब की जमीन है, शोर की जमीन है, तालाबों की जमीन होती है, उनमें कुछ में मिल जाता है, कुछ में नहीं मिलता, उसमें थोड़ा सा डाइसी रहता है। और एक जमीन होती है LMC का भी नहीं मिलता, LMC में भी वो भी दिक्कत है। सिर्फ बंजर की जो जमीन होती है ना, उनके पट्टे कामयाब हैं। यदि वो बंजर की जमीन है जिनमें पट्टे किए हैं, सरकार ने पट्टे किए हैं उन लोगों के, तो वो ज़मीनों का मुआवजा उनका मिलता है। तो वो श्रेणी वन की ज़मीन हो जाती है बाद में, तो फिर वो ज़मीनें उनमें मिलता है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो पेपरों में नहीं दिखती है, लेकिन उसको समझना होता है। ठीक है। ज़मीन कैसे आई, ज़्यादा लाई से, इसलिए हम पुराने रिकॉर्ड सारे चेक करते हैं। हम इनको देखने के लिए, पट्टों को देखने के लिए हम पुराने रिकॉर्ड चेक करेंगे, भाई 41-45 में थे नहीं थे, हुए थे, चकबंदी हुई थी तब इनकी क्या स्थिति थी, 1359 में फसली में क्या इनकी स्थिति थी, उस समय थे नहीं थे ये, तो वो सब चेक करना होता है। वो एक तरीका होता है चेक करने का, तो उसके हिसाब से ही फिर ज़मीन आगे जो है ना देखी जाती है। तो ज़मीन देखने के लिए एक अच्छे कंसल्टेंट की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ रेट ज़रूरत नहीं है, लोग रेट ही समझते हैं। हमारे ज़मीन खरीदते समय लोग दो ही चीज़ समझते हैं, रेट, जबकि रेट तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर, क्योंकि नंबर वन चीज़ आपको अच्छे पैसों में मिलेगी। जो कम रेट में मिल रही है आपको, मार्केट रेट से कम मिल रही है, कोई ना कोई उनमें लोचा है, वो आपने देखना है, वो समझना है आपने। मतलब आपको रेड फ्लैग हो जाना चाहिए कि भाई रेट कम है तो कोई ना कोई दिक्कत है, क्योंकि अच्छी ज़मीन को कोई नहीं छोड़ता। वो ऐसे तैरती हुई अच्छी ज़मीन नहीं आएगी कभी भी। अच्छी ज़मीन आपको सही रेट में मिलेगी। अच्छी ज़मीन जो है ना, लोग पहले खरीद लेते हैं उसको। जो अंडर प्राइस कोई चीज़ आ रही है तो उसमें कहीं ना कोई इशू है, जो उन्हें हमें समझना है। मतलब अगर मार्केट रेट में 35 लाख रुपए बीघा जमीन चल रही है, कोई अगर 30-32 की भी दे रहा है, तो कुछ ना कुछ इशू है। हाँ, चेक करें, जरूरी नहीं है हो, पर लेकिन चांसेस हैं, मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आधा 1-2 लाख रुपए का समझ आ सकता है, पर उसके बियॉन्ड है तो कुछ दिक्कत हो आपको सकती है। 35 लाख जमीन रेट है और वो आपको 29-28 में मिल रही है, तो 27 में मिल रही है, तो आप देखो कहीं ना कहीं रेड फ्लैग है, जो आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जिससे कि आप चीज़ों को समझोगे। जब भी आप वेरीफाई कराने की जरूरत है, आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की जरूरत है, एक अच्छे आपको पटवारी की जरूरत है, तभी आप समझ पाओगे इन चीज़ों को। प्रिसाइसली देखने की जरूरत है, क्योंकि आपका बहुत हार्ड मनी है आपका, और एक हार्ड मनी एक सही जगह जाना चाहिए। तो हमारी तो सलाह ये है कि सब चीज़ें चेक करें जब भी जमीन आप लें। अभी हमने रिसेंट में एक ये भी देखा था हमारे जान पहचान में, जैसे जेवर में 36-37 लाख रुपए से बीघा से कम कुछ भी नहीं चल रहा, बट उन्हें जेवर में कहीं 20 लाख रुपए बीघा भी ऑफर हो रहा है। तो बाद में पता चला जी ये तो एक्विजिशन लैंड ही नहीं है, बहुत बाद में एक्वायर होगा। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओगे? जेवर में कुछ गांव ऐसे हैं जो 2041 के बाद भी एक्वायर, 2041 तक एक्वायरेशन होना है, इनका भी लंबा टाइम लगेगा। वहाँ जमीनें कुछ सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि 2041 के मास्टर प्लान में है। हम बात अभी तक जो कर रहे हैं, जेवर की बात कर रहे हैं, वो 2031 के मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं। 2031 के मास्टर प्लान तक ये जमीनें ले ली जाएंगी, तो उनका रेट ऑब्वियसली महंगा होगा। और जहाँ पे एक्वायरेशन अभी 2041 में होना है, 10-15 साल बाद, 10 साल बाद जो होना है, तो वहाँ पे जमीन अभी जो है कंपैरेटिवली सस्ती है। तो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, लोग गांव पता नहीं होता तो इसलिए वो फंस जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता ना, बहुत से लोगों को नहीं आइडिया। कुछ लोगों को आइडिया होता है, कुछ जो आइडिया नहीं होता है, तो वो जेवर समझ के, एयरपोर्ट के नजदीक है जी समझ के ले लेते हैं कंपैरेटिवली। बट एग्जिट बहुत बाद में मिलेगा, 10-15 साल बाद, एग्जिट बहुत बाद में मिलेगा उनको, तो कोई फायदा नहीं रहा। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। हर का माइंडसेट बड़ा अलग अलग होता है।
कुछ लोग चाहती जेवर एयरपोर्ट के पास है, फ़ायदा तो बहुत दूर की चीज़ है, नुकसान तो दूर की बात है उनके लिए भी। तो हर का माइंडसेट बड़ा अलग-अलग होता है। पर लेकिन एज ए इन टर्म ऑफ मनी, अभी जब 2016 में 2041 के मास्टर प्लान में लेना, तो फिर बाजना कट के पास क्यों ना आना है, 2031 का मास्टर प्लान है तो। अच्छा, इस पे मेरे एक और क्वेश्चन है, क्या हमें किसान से डायरेक्टली लैंड लेना चाहिए, और अगर लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या कितना इजी डिफिकल्ट है? नहीं, प्रिंसिपली तो आप किसान से ज़मीन डायरेक्ट ले सकते हो। आप डायरेक्ट किसान को ढूँढो, ढूँढने के बाद जो समझ में आए ले लो, पहले एरिया देखो, एरिया में पहुँचो, फिर ले सकते हो। पर लेकिन आपके साथ फिर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हैं। आपको कंसल्टेंट की या लॉयर की ज़रूरत क्यों होती है? कि आपके पास फ्रॉड होने के चांसेस या होने के चांस जीरो हो या मिनिमाइज हो जाए। आप जब भी तो लेते हैं ना, तो आप कोर्ट में भी अपना केस लड़ सकते हैं अपना पर्सनली। पर क्यों वकील ढूंढते हैं? इसलिए ढूंढते हैं कि आपकी अच्छा प्रेजेंटेशन हो पाए। ऐसी ज़मीनों का कि आप एक कंसल्टेंट की इसलिए ज़रूरत होती है कि आपकी ज़मीन में जो कमियां हैं या उसका एक्सपीरियंस है जो कंसल्टेंट का 30 साल का, 20 साल का, 40 साल का एक्सपीरियंस, वो लगा करके आपको एक बेहतर रास्ता दिखा पाए, उसके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा पाएँ। वो पैसा आपसे सिर्फ अपने एक्सपीरियंस का ले रहा है कंसल्टेंट, कि उसने बहुत सी डीलें की हैं, उसने देखी डीलों में क्या कमी आई है, तो आपके लिए परफेक्ट डील दिला पाए। इसलिए वो सारी मेहनत करेगा कंसल्टेंट। तो उसमें आपको कोई अमाउंट देना भी पड़ता है, तो आपके लिए वर्थ इट है। ये नहीं है कि आपको कोई आपका नुकसान हो रहा है, उससे तो नुकसान आप डायरेक्ट खरीदने में उससे ज़्यादा नुकसान उठा लेंगे आप, जिसके चांसेस हैं। एक ये गलतफहमी भी है कि किसान बहुत भोला आदमी है, गरीब आदमी है, भोला आदमी है, कभी बुरा नहीं करता। पर हमने देखा है कि किसान काफी ना कनिंग है, डिसीविंग है, गलत काफी कर देता है। नहीं, देखो, ये तो जनरली हमारी अपनी सोच है। किसान, ये आप समझदार हो, कोई आपके लिए कोई चोरी नहीं है, डीलर ज़्यादा कराते हैं इस काम को। मैं किसानों को इनमें कम दोष दूंगा, ये डीलर ज़्यादा कराते हैं। लोगों का परसेप्शन है कि किसान ऐसा है वैसा है। किसान प्रिंसिपली सीधा होता है, आप तो सीधी डील करो ठीक है, पर किसान आपको 10-5% तो हर जगह खराब होते हैं। लेकिन वाई लार्ज जो किसान है ना, 90% 80% किसान ठीक है। डीलर जो है ना, उनको उनको पूरा पेमेंट नहीं देता है, उनको टाइम पे सिस्टम नहीं देता है, तो फिर वो भी इरीटेट हो जाते हैं। पैसे तोड़ तोड़ के देता है या रोक लेता है उनका पैसा, तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं, फिर इरीटेट होकर वो उल्टा सीधा स्टेप उठाते हैं। वो बहुत से केसों में मैंने देखा है कि डीलर ने पूरे पैसे नहीं दिए, इसलिए किसान ने कब्जा नहीं दिया उसको। तो ऐसे केस में किसान के पास पूरा पैसा पहुंच जाए और आप इमीडिएटली कब्जा लें, तो वो समस्या इतनी बड़ी होती नहीं है, बनाई जाती है समस्या। तो ये क्या बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि डीलर पैसे रोक लेता है, किसान के नहीं देता, फिर किसान हमें प्रॉब्लम करेगा? नहीं, ये जनरल प्रैक्टिस नहीं है। कोई भी जो बेसिकली किसान को जो मार्केट तक लेके आएगा, कोई ना कोई बंदा होगा, गाँव का ही बंदा होगा। अब वो बंदा पूरे पैसे देगा नहीं उसको, कुछ पैसे वो दबा लेता है उसको। मैं तब वो तो फिर वो किसान इरिटेट हो जाता है कि बोले कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, अभी नहीं दे रहा मैं, तो बाद में दे दूंगा, मैं दे दूंगा पैसे तेरे को। वो देता नहीं, तो फिर किसान फिर जमीन पर वो कब्जा नहीं छोड़ता, फिर वो जब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो बहुत से केस में मैंने देखा है किसान तक पूरे पैसे नहीं पहुंचते। तो उसका तरीका ये है, किसान जब आए उसको पूरे पैसे दो, अपने टाइम पे सेटिस्फाइड करो, भाई पैसे पूरे मिल गए, बोले मिल गए, बात खत्म। आप रजिस्ट्री के टाइम ही पैसा दो उसको, पूरा उससे पूरा लिखवा लो, बनवा लो, यहाँ मुझे पूरा पेमेंट मिल गया, अलग से पेपर बन जाता है उसका। समझ गया। अच्छा, जैसे जब हम लैंड्स लेते हैं तो शेप ऑफ द लैंड क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, कुछ कुछ लैंड एल भी हो जाते हैं, मतलब उसके बारे में आप बताओगे कौन से शेप्स के लैंड होते हैं मार्केट में अवेलेबल, कौन से बेकार हैं, कौन से लेने चाहिए? देखो, मार्केट में लैंड जितने भी होते हैं ना, रेक्टेंगुलर होंगे या स्क्वायर में होंगे, या बेसिकली एल शेप बहुत रेयर होते हैं। लैंड एल शेप जो है बहुत रेयर लैंड होती है जनरली। तो ऐसे केस में करते क्या है कि हम जमीन देखते हैं क्या है कैसे है। बहुत से लोगों को एल शेप पसंद नहीं है, कुछ लोगों को जो है रेक्टेंगल पसंद है। तो हर की अपनी अपनी चॉइस है, मुआवजा मिलना है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू है नहीं है। क्योंकि हर का सेंसिटिव अलग अलग, हर आदमी के इमोशंस अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए फिर उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होती है। जो पैसा लगा रहा, तो उसकी जो मर्जी चलती है, जो उसको जैसा पसंद आएगा लेना चाहिए। पर लेकिन टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी भी तरह की जमीन हो तो भी सबका मुआवजा मिलना है आपको। और मुआवजा जो है, चाहे आप पे कोई भी जमीन हो, सेम उसको स्क्वायर मीटर में मुआवजा मिलता है। तो इसलिए कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको किस शेप में लैंड है, कहाँ है, रोड के किनारे है, जंगल में है, कहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे हम जिससे लैंड लेते हैं, ठीक है, हम मान लो किसी कंसल्टेंट के थ्रू लैंड लेते हैं, और हम किसी फार्मर से लेते हैं लैंड, ठीक है, मतलब फार्मर ने हमें बेचा कंसल्टेंट के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारे पास लैंड हो गया, हमारा म्यूटेशन हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए उस लैंड पे? क्या हम किसी को खेती के लिए दे दें, क्या ओरिजिनल फार्मर को खेती के लिए दे दें, कि कंसल्टेंट को दे दें, कैसे होना चाहिए? जनरली जैसी रजिस्ट्री आपकी होती है, आप जमीन पे सबसे पहले अपना कब्जा लें, और जो किसान है ओरिजिनल उसको आप पलट दें। उसकी जगह जो है ना दूसरा नया किसान तैयार करें, या अपना कोई एसोसिएट्स हो वो करें, अपनी ज़मीन कब्जे में लें सबसे पहले। फिर उसके बाद फेंसिंग कराएं उसकी ज़मीन की। जब फेंसिंग कंप्लीट पूरी हो जाए, तो आप ज़मीन पे आपने चाहे अपनी ज़मीन को किसी व्यक्ति को, अपने जो जानकार है उसको दे सकते हैं कि भाई ये ज़मीन आज के बाद जोत बोने के लिए आपको मैंने दे दी है। और एक उससे कुछ कागज़ लिखाना चाहते हैं, कागज़ भी लिखा सकते हैं, उससे एक एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, और इस तरह से ज़मीन का
तरीका है। लेकिन पर हम जो नया तरीका अपनाते हैं, हम क्या करते हैं कि हमने जिन लोगों के लिए ज़मीन दिलाई उस इलाकों में, तो हम क्या करते हैं, एक बंदा एसोसिएट बना देते हैं वहाँ पे, जिसको हम ट्रैक्टर प्रोवाइड कर दिया है, तो वो सारी ज़मीनों को टेक ओवर करता है वही, और ज़मीनों को जोतेगा बोएगा, और प्लस हम आपसे 10,000 रुपये या 5,000 रुपये साल के ज़मीन के हिसाब से हम आपसे लेते हैं मेंटेनेंस का, जिसके साथ साथ हम एक गनर भी साथ के साथ वहाँ रखेंगे, जिससे कि वो ज़मीनों पे जाएगा आपके साथ, ज़मीन दिखाएगा आपके साथ, और एसोसिएट भी जो होगा हमारा, जो जोतने होने वाला, वो भी आपके साथ जाएगा, जिससे आपका कब्जा हमेशा रहेगा। हफ्ते में 1-2 दिन चक्कर भी लगाएगा उन ज़मीनों के, जिससे वो ज़मीनें आपकी इंटैक्ट रहेंगी। लोगों को पता रहेगा कोई इस ज़मीनों को देख रहा है, इनकी देखभाल करने वाला आ रहा है, तो किसी की हिम्मत नहीं है वो ज़मीन की तरफ भी बढ़ जाए। बाद बाकी कोई दिक्कत आती है, योगी सरकार के टाइम में आप जो है, इनका पोर्टल है सरकार का, उस पर भू माफिया पोर्टल पर आप इनका नाम चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको तंग कर रहा है, तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। एक्शन लेने के बाद जो है उसको वार्निंग दी जाती है, वो ज़मीन वगैरह कभी आता नहीं है। तो योगी सरकार के टाइम में कोई भी इस तरह की इंसिडेंट देखे नहीं गए कि जहाँ पे किसी ने कब्जा किया हो। कब्जा जब भी होता है जब हम इग्नोर रहते हैं, कभी ज़मीन पे नहीं जाते 2-4 साल तक। अदरवाइज लोगों को पता है कोई देखने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा, जब भी होता है ज़मीन आप देख रहे हैं लगातार, कोई ना कोई आपको देख रहा है, आप हमें मेंटेनेंस चार्जेस देंगे तो हम देखेंगे, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी इस तरह। तो फिर जैसे मान लो कोई आदमी 3 महीने में एक बार, या हर 3 महीने में जाता है, पर किसान तो जरूरी नहीं है कि खेत पर ही बना रहे। तो जब हम गए देखने तो क्या पता किसान ने हमें देखा ही नहीं, आसपास लोगों ने हमें देखा ही नहीं। वो अलग इशू पर, जो हमारा जो सिक्योरिटी वाला जो पर्सन है वो तो जाएगा, वो तो हमेशा ही काफी रहता है। वो काफ़ी रहता है, आएगा जाएगा, लोगों से बात करेगा। दूसरे हमारे वहाँ पे ग्रुप है, हमारी ज़मीनें हैं, तो हमें वहाँ पे हमारे पास टीम है वहाँ पे, तो टीम भी देखती रहती है, वो भी पता है कि ये ज़मीनें हमारी हैं, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है अप टू डेट। अच्छा, ये जैसे हमने काइंड ऑफ कंसोर्टियम बना रखा है कि भाई जैसे हम लैंड लेते रहते हैं और लोग हमारे साथ लैंड लेते रहते हैं, तो एक बेनिफिट है ग्रुप में लेने का ना, मतलब होता है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड गुड, डिवाइडेड वी डोंट स्टैंड अ चांस। तो मतलब हमारे एक ग्रुप है, कंसोर्टियम है, तो हम हमारे लिए प्रोटेक्शन देना बहुत ईजी है। बट अगर कोई इंडिविजुअली जाके ले रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। हमेशा ग्रुप में लेने का फ़ायदा रहता है। उसमें क्या है कि अब मैं देखने गया, कभी आप गए, आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, कभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, कभी तीसरा गया, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, तो कोई ना कोई जब जाएगा वहाँ पे लगातार, तो उससे फ़ायदा ये मिलेगा हमें कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रहेगी, और हमारे को ग्राउंड रिपोर्ट भी हमें बताता रहेगा कि आप गए थे, ये गए थे, वो गए थे, तो हमें पता लगेगा कि जो ज़मीनों पर जो है ना, ज़मीनों की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहती है हमारे पास। और ये बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास एक तरह का सिस्टम बना हुआ है, तो ज़मीनों में कब्जे जब होते हैं जब 4-4 साल 3-3 साल आप नहीं जाते हो, एक दिन में कोई कब्जा नहीं होता है, या 2 दिन में 10 दिन में कब्जा नहीं कभी ज़मीनों का होता। ज़मीनों का कब्जा जब भी होगा जब आप 10 साल तक 5 साल तक जाते नहीं होंगे। ये आजकल न्यू नोएडा का हाइप बहुत फैला हुआ है कि भाई, मतलब अभी अभी जैसे आया था कि बुलंदशहर के काफी सारे गांव एक्वायर होंगे नोएडा अथॉरिटी के अंडर। तो ये न्यू नोएडा का आजकल हाइप काफी है। तो आप जरा सजेस्ट करोगे कि क्या न्यू नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, कंपेयर टू लेट से बाजनाग, कट के अराउंड, टप्पल के अराउंड, अभी लैंड इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में? अभी न्यू नोएडा जो है अभी नया कंसेप्ट है, अभी एक साल पहले ही इसका नोटिफिकेशन हुआ है, और अभी इनका प्रॉपर ऑफिस भी नहीं है, और ज़मीन एक्वायर करेंगे, ज़मीनें बहुत महंगी है, ग्राउंड लेवल पर ज़मीन बहुत महंगी है, 30 लाख रुपए बीघे के आसपास का रेट है ऑन एन एवरेज, बड़े बीघे की बात कर रहा हूँ मैं, 1,008 गज वाले की। और ज़मीनें बहुत महंगी हैं, अभी कब चांसेस नहीं पता कब लेंगे कब नहीं लेंगे, तो एक बड़ा डाइसी सा प्रोग्राम बन जाता है कि यार मैं लूँ नहीं लूँ, इतना पैसा है भी, इन्वेस्टमेंट भी करूँ, और उसके बाद मुआवजे का भी अभी कोई बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही है कि कितना मुआवजा होगा, नई अथॉरिटी है, क्या इसके पैरामीटर्स हैं, ये 7% का अल्टरनेट प्लॉट देंगे नहीं देंगे, ये भी बहुत बड़ा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए अभी लोग घबरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं करें तो क्या करें। तो बड़ा अभी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा चीज़ों की आ नहीं रही है, ज़मीनें बहुत महंगी है, तो इसलिए ज़्यादा क्लियरिटी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है कि इतनी महंगी ज़मीन लेके क्या करें, मुआवजा क्या मिलेगा ये क्लियर नहीं है। 7% का प्लॉट का जो सुनने में आया हमारे को कि 7% का प्लॉट वहाँ नहीं देंगे वो, तो फिर वो एक जो मेजर अट्रैक्शन है जो अल्टरनेट प्लॉट का, वहाँ ख़त्म हो जाता है। भाई आप 30 लाख की ज़मीन लेकर के आपको कोई 45 लाख रुपए बीघे कम, ये 28 लाख 30-40 लाख रुपए बीघे का मुआवजा मिलता है, तो क्या में बेनिफिट है आपको, आपके लिए जो बेसिकली तो एक लेंदी प्रोसेस हो गया, और वो रिजल्ट उतना अच्छे नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। तो इसलिए अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है बहुत ज़्यादा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा और क्या रेट आएंगे मुआवजे के। इनका अभी तक ऑफिस क्लियर नहीं है, कब एक्वायर करेंगे ये नहीं पता, तो बस हाइप है। हाइप नहीं सरकार कर रही होगी, पर क्लियरिटी अभी बहुत सी नहीं है। बनाने को तो कुछ भी बना दे, बहुत जल्दी एक्वायर होगा ये होगा, लेकिन अभी जब तक ऑफिस ही नहीं है प्रॉपर वे में, तो कैसे करेंगे। तो ये न्यू नोएडा का वैसे प्लान क्या है पूरा, मतलब? न्यू नोएडा का रेलवे लाइन के जो दूसरी तरफ जो एरिया है पूरा, तो ये बेसिकली एक न्यू नोएडा के नाम से बसा रहे हैं। ये रेलवे लाइन तक नोएडा, पूरा ग्रेटर नोएडा है, और उधर की तरफ ईडा है। रेलवे लाइन के जो दूसरी तरफ है, दादरी साइड की तरफ है, या ये सिकंदराबाद की साइड है, कुछ खुर्जा का हिस्सा है, यहाँ पे एक न्यू नोएडा बसाएंगे। लोकेशन ठीक है, बहुत बढ़िया, पर ज़मीन बहुत महंगी है वहाँ पे। अभी कब आएगा कैसे आएगा अभी समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो इसलिए फिर कंसंट्रेट भी नहीं कर रहे इस समय, और लोग इन्वेस्टमेंट करने को भी बहुत ज़्यादा तैयार नहीं है वहाँ पे।
ज़मीनें महंगी होने की वजह से। तो फिर वो सोचते हैं ज़मीन वो रेट मिलना है, थोड़ा पैसा खर्च करके जेवर में ले लेते हैं। वो बेस्ट है। वो अभी उनका मुआवजा क्लियर है, 7% का प्लॉट भी मिलता है यहाँ पे, एक्वायरेशन भी जल्दी होने वाला है। अच्छा, जेवर में जैसे काफी लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे सेक्टर 22D के पास अभी हमारे पास पिछले 3 महीने में 2-3 लैंड्स आए, ठीक है। तो लोगों का ये क्वेश्चन ये है कि भाई इतना डेवलपमेंट हो गया है तो लैंड रह कैसे गए, मतलब एक्वायर क्यों नहीं हुए ये, मतलब क्योंकि इतना डेवलपमेंट है तो ये कैसे रह गए, ये रहने ही नहीं चाहिए थे। जेवर का मास्टर प्लान बहुत बड़ा है, वो एक साथ सारी ज़मीनें नहीं खरीद सकता है। 200-250 गाँव हैं, सारे गाँव की ज़मीन एक साथ नहीं ले सकता है वो, तो वो फेज वाइज ही ज़मीनें करेगा, क्योंकि अथॉरिटी की अपनी लिमिट है, इनके लिए सबके लिए फंड्स की ज़रूरत है। हम्म। तो सरकार के पास जो अथॉरिटी के पास फंड होगा उसी हिसाब से ले पाएगी वो। तो इसलिए वो सारी ज़मीनें एक साथ नहीं ले पाती, वो फेजेस में ज़मीनें लेती है। जैसे उसको इंडस्ट्रियल की जरूरत पड़ी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ज़मीन एक्वायर कर ली, उसको रेजिडेंशियल की जरूरत पड़ी रेजिडेंशियल सेक्टर की ज़मीन एक्वायर करेगी, उसको इंस्टीट्यूशनल की जरूरत है तो इंस्टीट्यूशनल एक्वायर करेगी। तो अथॉरिटी के पास जो डिमांड आती है ना, उसी हिसाब से सेक्टर इनके पहले से डिफाइन है इनके, तो सेक्टर के हिसाब से वो बनाते हैं फिर उस चीज़ को। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ईडा बहुत ही बड़ा एरिया है, ठीक है, तो बताओगे ईडा में कौन कौन से शहर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तहसील आती हैं, और आपने कहाँ का इन्वेस्ट कर रखा है, दूसरों को मतलब बाजनागढ़ तो ऑफ कोर्स, टप्पल एरिया अराउंड ऑफ कोर्स, और कहाँ कहाँ पॉसिबली गुड एरियाज हो सकते हैं। देखो यमुना एक्सप्रेस वे बना था तो उसके साथ साथ ये डिफाइन हुआ था कि एक, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी, तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए इन्होंने 165 किलोमीटर का एक एक्सप्रेस वे बनाया ईडा ने। वो जेपी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था 50 साल के लिए, टोल के लिए था उनका। तो उसके किनारे किनारे ज़मीनें सारी नोटिफाइड कर ली थी, सारी ज़मीनें जो है ना आगरा तक एक्वायर करेंगे। तो सरकार ने इस बात का लाइसेंस दिया था उनको, क्योंकि वो ईडा का अपना एक्सप्रेस वे था, वो सरकार का तो नहीं था। ईडा एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो ईडा दूसरों के लिए तो एक्सप्रेस वे बनाएगी नहीं, सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए एक्सप्रेस वे बनाएगा, उसके मास्टर प्लान से बाहर अपना बना नहीं सकती वो। तो इसका इसलिए जो 165 किलोमीटर का उसके पूरे मास्टर प्लान में है ये, और 165 किलोमीटर पूरे दोनों तरफ डेवलपमेंट आएगा इसका, क्योंकि जहां तक एक्सप्रेस वे जाएगा उनका अपना अपना एक्सप्रेस वे है ये, उससे आगे बनाएंगे नहीं वो, क्योंकि जहां तक उनको लाइसेंस मिला हुआ है, क्योंकि ईडा के आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, वो बना ही नहीं सकता कैसे भी। तो जो 165 के किलो उनके फेज वन में जेवर था इनका, फेज 2 में इनका टप्पल से लेकर के मार तक का पूरा हिस्सा था, फेज 3 में फिर उनका जो है कुछ हिस्सा हाथरस का आता है, कुछ आगरा का हिस्सा आता है, तो वो पूरा जो हिस्सा है ना, वो कुछ मथुरा का भी आता है, वो हिस्सा मिला करके फेज 3 था। तो 3 फेज में ये ज़मीनें थी। तो वो पहले फेज में एयरपोर्ट बनना था जो जेवर पर बना, और जेवर का डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ क्योंकि एनसीआर में इलाके में आता है और नियरेस्ट इलाका है ये, तो एक्सप्रेस वे बनाया इसलिए गया था सब जगह नियर आ जाए। इसके बाद इनका अगला फेज जो है ना, टप्पल बाजना के आसपास है, मार्ट में है इनका डेवलपमेंट का, तो बहुत तेजी से काम चल रहा है उस पर। मास्टर प्लान कभी भी आ सकता है उनका, नोटिफाइड तो बहुत पुराना है ये 2001 का, तो मास्टर प्लान भी आने वाला है इनका, और हेरिटेज सिटी का मास्टर प्लान आ गया है, टप्पल बाजना का भी आ गया है। तो ये तेजी से जमीन एक्वायर करेंगे। आगरा का भी इनका मास्टर प्लान आ गया, आगरा में भी डेवलपमेंट बहुत तेजी से ला रहे हैं ये, जमीन एक्वायरेशन करने लगातार। तो इनको जमीन एक्वायरेशन में 2-3 साल लग जाते हैं, उसके बाद फिर ये डेवलपमेंट शुरू करते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है इनको। तो ये तीन फेज में है ये पूरा मास्टर प्लान इनका, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अच्छा, ये जो राया हेरिटेज सिटी है उसके आसपास तो लैंड की प्राइसिंग 40-50 लाख रुपए बीघा आप बता रहे थे चल रही है। वहाँ पे 20 लाख 30 लाख रुपए बीघे के रेट है इस समय ना, डिपेंड अच्छा। करता है। वहाँ पे रोड पे जमीन है, हर जगह महंगी है। मैं एक जंगल की जमीन की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, तो ये जनरली महंगी रेट है, क्योंकि वहाँ पे एक्वायरेशन जल्दी है उनका, तो इस वजह से रेट बहुत ज़्यादा है उनका। जहाँ एक्वायरेशन स्पीड में है, जल्दी होने वाला, वहाँ जमीन के रेट महंगे हैं। जो एक्वायरेशन लेट होगा वहाँ जमीन के रेट सस्ते हैं। सिंपल सी क्वेश्चन है। हमें काफी सारा इंटरेस्ट आता है आगरा के इन्वेस्टर्स का, और आप बड़ा और काफी लोग खुद ही बताते हैं, मुझे नहीं पता था कि आगरा में 65-70 लाख रुपए बीघा जमीन है, और जबकि 1 घंटे दूर अगर बाजना कट के अराउंड अगर वो लोग लेंगे तो सस्ती पड़ेगी, 20 लाख रुपए बीघा टाइप है, तो मतलब काफी डिफरेंस 15 लाख है, रुपए बीघा भी। तो उनके लिए काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो वो भी आगरा से कोई 1 घंटे का रास्ता है, हमारे यहाँ से कोई 1.5 घंटे का रास्ता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। बाजना कट हमारे यहाँ से 1.25 घंटे का रास्ता है नोएडा से, तो ये बिल्कुल मिडिल में पड़ता है। तो आगरा वाले इन्वेस्टर भी बहुत से आते हैं। इवन फरीदाबाद के लिए पास पड़ता है, पलवल के लिए पास पड़ता है वो इलाका, क्योंकि फरीदाबाद पलवल में ज़मीनें बहुत महंगी हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर लैंड की। एग्रीकल्चर पूरे एरिया में देखा जाए तो सिर्फ इसी एरिया में थोड़ी बहुत सस्ती है, ये भी 1-2 साल में ये भी ज़मीन बहुत महंगी हो जाएगी। जैसे जैसे टप्पल का मुआवजा मिलेगा, इधर का मुआवजा मिलेगा आपको, ये ज़मीनें सब महंगी होती चली जाएंगी। एयरपोर्ट का मुआवजा उठ रहा है, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी बहुत जल्दी, क्योंकि वहां के तो फार्मर जो भी फिर ले जितना रहे जल्दी हैं। ले लेगा उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये फेज 3 का एयरपोर्ट का पूरा मुआवजा आएगा, वो सब लोग उधर की तरफ ही जाएंगे मोस्टली, तो जमीन महंगी हो जाएंगी सारी। तो मतलब 1-2 साल ही है जो है। ये मेरे हिसाब से 6-8 महीने का खेल है पूरा, इसके बाद ये सब जमीनें महंगी हो जाएंगी, फिर महंगे रेट पे लोग खरीदेंगे। ये थोड़ा दूर खरीदेंगे। अब जो भी है दूर तो नहीं खरीदेंगे उसी एरिया में, पर महंगी खरीदेंगे, रेट तो बढ़ ही रहे हैं।
अच्छा, ये काफी सारे फरीदाबाद के लोग आते हैं, हरियाणा के लोग आते हैं और बोलते हैं भाई साहब हरियाणा में लैंड बहुत महंगा है, यहाँ बहुत सस्ता है। पूछते हैं ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि हरियाणा की जमीन है, यूपी में सीलिंग एक्ट है। सीलिंग एक्ट से होने से क्या होता है कि जमीन छोटे छोटे किसान रह गए, बड़े किसान हुए ही नहीं इस एरियाज में। तो अब उन पर प्रेशर होता है कि भाई आप सपोज करो कि किसी को बच्चों की शादी करनी है, किसी को काम शुरू कराना है या कुछ करना है, तो वो लोग यहाँ से ज़मीन बेच के और सस्ते इलाकों में चले जाते हैं। तो इस तरह से उनकी नीड पूरी हो जाती है, ज़मीन भी मिल जाती है, तो इसलिए ज़मीन सस्ती है। तो मतलब वो भी यूपी में इसी एरिया में है? हर जगह तो यूपी के हर एरिया में और भी उनके नहीं बारे है। में तो मैं नहीं कह सकता, पर इस जो आपने जो अभी आसपास के एरियाज में, इसमें यहाँ पे अभी ज़मीन थोड़ी सी कंपेरेटिवली। और मैं तो ये भी देखता हूँ बहुत से लोग आएंगे बोले इससे भी ज़्यादा सस्ती दिलाओ, तो भाई समझ से बाहर है। फिर तो मैंने कहा खादर की ज़मीन मिलेगी, आप खादर की ज़मीन ले लो जिसमें आप फंस जाओगे। तो लोगों में सस्ती खरीदने की चाह में गलत जगह फंसने की चाह होती है। भाई सस्ते का मतलब ये नहीं था घटिया ज़मीन, और लोग समझ नहीं पाते कि अच्छी ज़मीन के लिए आपको पैसे देने होंगे। भाई अच्छी ज़मीन कोई नहीं देगा आपको सस्ती रेट में, घटिया ज़मीन आपको सस्ती रेट में मिल जाएंगी, कहीं से भी ले लो आप। फिर यही लोगों से सुनने को मिलता है कि ज़मीन पर कब्जा हो गया, फिर हमें क्या बताते हैं ज़मीन पर कब्जा हो जाता है, ज़मीन 4-4 बार बिक जाती है। तो मैंने कहा जब आप वेरीफाई नहीं करोगे चीज़ों को, अच्छे कंसल्टेंट से नहीं लोगे, तो ये तो समस्याएं आपको आएंगी, आएंगी, हमेशा आएंगी। इसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। आप लालच में रहोगे भाई सस्ती ज़मीन मिल जाए। भाई कस्टमर क्या समझता है, एक ही चीज़ समझता है कि मुझे ज़मीन बात सब बात होगी जी, बस साहब मुझे सस्ती ज़मीन दिला दो। भाई सस्ती ज़मीन तो कूड़ा मिलती है, अच्छी ज़मीनों के लिए पे करना करेगा आपको। जो भी मार्केट रेट है वो तो देना पड़ेगा। अब मार्केट रेट से कोई सस्ती लोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? कूड़ा मिलेगा। फिर बाद में परेशान होते रहोगे। पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आपको थोड़ा सा प्राइस जो है ना मार्केट के हिसाब से देना पड़ेगा। पर ये भी ना बड़ी पर्सपेक्टिव की बात हो गई। जैसे कोई 2-3 करोड़ के अपार्टमेंट ले रहा है तो उसके लिए तो लैंड बहुत ही सस्ता है, और कोई बिल्कुल ही अच्छे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा है, कुछ भी ले लेता है तो उसके लिए बहुत महंगा है। तो ये भी बड़ा पर्सपेक्टिव वाली बात हो गई। वो तो देखो हमेशा रहेगा। आधा ग्लास, कोई कहेगा आधा ग्लास खाली है, कोई कहेगा आधा ग्लास भरा हुआ है। तो ये तो दो सिक्के के दो पहलू हमेशा रहेंगे, इसे आप कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को हमेशा लगेगा, खरीदते समय ये लगेगा मैंने बहुत ज़मीन ले ली है, और बेचने वाला सोचेगा कि मैंने ज़मीन नुकसान में दी है। तो ये तो दोनों रहेंगे सिस्टम। स्मार्ट आदमी वही है जो समय रहते ज़मीन खरीद ले, जो भी मिल रहा है, जहाँ कंप्रोमाइज़ होता है कंप्रोमाइज़ कर ले अच्छी ज़मीन के लिए। यही सोचते रहा कि सस्ती ज़मीन लूँगा, सस्ती ज़मीन लूँगा, तो ज़मीन ढूंढते ही रह जाएगा, ज़मीन नहीं मिलेगी। ज़मीन हर 3 महीने बाद रेट बढ़ते जाएगी। तो बेहतर यही है कि अपना मन दिमाग को अपना कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेट करके आपको जो बेहतर लगे वो काम करें। डिसीजन ना लें, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो ज्यादा कॉस्टली है। हाँ, फिर आपको पता चला जी मैं तो 10 साल पहले सोचा था। बहुत से लोगों को सुनता हूँ मैं डिसीजन नहीं ले पाया, आज ज़मीन ये रेट हो गई। मैंने कहा तुम आज भी नहीं लोगे डिसीजन, अगले 10 साल फिर सोचोगे। तो ये तो सोचने का मैटर, सोचते रहोगे आप। हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी कहीं ना कहीं एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगेन आपको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपने करोड़ों का नहीं करना, छोटा ही, जो छोटा इन्वेस्टमेंट 20-30 लाख रुपए, 30 लाख का, जो आपके बजट में हो। आप बजट से बाहर आप जमीन मत खरीदो, क्योंकि प्रेशर रहेगा, पीयर प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। फिर आप बार बार डिप्रेशन में जाएंगे, मुझे जमीन बेचनी है। जमीन ये लें 7-8 साल का एक पीरियड सोच समझ कर लेंगे, भाई 10 साल में 8 साल में जमीन मुझे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि एक साइकिल होती है जमीनों की, 10 साल की, 8 साल की। ये तो साइकिल आप पूरी तरह से नहीं देखोगे तो आप हमेशा नुकसान में ही रहोगे। मुझे एक साहब मिले जी, मैंने जो जमीन खरीदी थी कोविड से पहले, बोले कितने की? 20,000 रुपये का ग्रेटर नोएडा में। फिर बोले कोविड के तुरंत बाद बेच दी, बोले 23,000 रुपये में। मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, अपना खर्चा आ गया। तो मैंने आपने तो एक गलत टाइम पे खरीदी, और गलत टाइम पे बाहर निकले आप। वो जमीन खरीदी हुई 10 साल बाद बेचते, आज 1.5 लाख रुपये मीटर का रेट है। तो आप किसी भी चीज़ को टाइम नहीं दोगे, आपको ये नहीं पता होता चीज़ कब तेज होगी, कब मंदी होगी, कब राइट टाइम है, कब नहीं है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि कोई भी ज़मीन के लिए आप 8-10 साल का टाइम लेके चले। आप बार बार ज़मीन बेचना और खरीदना 10% का लॉस है आपका। आप 7% की स्टाम्प ड्यूटी देंगे, 6% की, प्लस उसको ब्रोकरेज देंगे आप, फिर उसके बाद एडवोकेट के चार्जेस भी देंगे आप। तो आपके लिए अगेन एक परेशानी का काम है। आपने 10 साल में 10 बार जमीन बेच ली तो 100% का नुकसान तो ही कर लिया आपने। अच्छा, मैं अब ये बात करना चाहता हूँ कि हम अक्सर बात करते रहते हैं कि भाई हमने यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ प्रॉफिट्स हो गए, आप यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ प्रॉफिट्स हो गए। पर मैं बात करना चाहता हूँ कि हमने पिछले 25-30-40 सालों में क्या गलतियाँ की हैं इन्वेस्टमेंट्स में, रियल एस्टेट में, जहाँ हमें लॉसेस हुए। जैसे फॉर इंस्टेंस एक नेहरू प्लेस का ऑफिस एक अच्छा एग्जांपल है जहाँ हमारे लॉसेस हुए। तो ऐसी आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स बताओगे जिससे यंग लोगों को स्पेशली लेसन मिले कि भाई ओवर द टाइम दिस इज़ हाउ इट प्लेज आउट, और इतना फ़ायदा नहीं होता, मतलब दिखने में अच्छा लगता है बट लॉसेस निकलते हैं एंड में, या फ़ायदे नहीं होते उतने। मतलब क्या रिग्रेट्स रहे हैं आपके? रिग्रेट हमेशा जो चीज़ बिल्डर्स की जो चीज़ होती है ना, आप कहीं भी बिल्डर्स के साथ आप जमीन खरीद लो, आपको कोई 20 साल बाद कोई बहुत अच्छा अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके 2 गुने रेट हो गए, 3 गुने हो गए, 5 गुने तो हो जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा आपको बढ़त नहीं है वहाँ पे। लेकिन यही आपका इन्वेस्टमेंट लैंड में होता है, यही आपका प्लॉट में इन्वेस्टमेंट होता है, यही इनमें होता है, तो आपको बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलता है इस पूरे स्पैन में। तो बेहतर यही है कि आप लैंड खरीदें, चाहे वो आप रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद लें सही समय पे, चाहे वो आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद लें,
क्योंकि बिल्डर के साथ आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि बिल्डर सारा गेम जो बिल्डर का होता है वो अगले 10 साल, जो आप में बॉडी में 10 साल भी खून बनने वाला है उससे पहले पी लेता है वो। मैं थोड़ा खराब वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब जो पैसा आपको, जो आज 10 साल आगे का रेट आपको देता है वो बिल्डर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और मार्जिन नहीं बचता है उसमें आने वाले टाइम में। तो बेहतर ये है कि बिल्डर के साथ वही ज़मीन जहाँ रहने के लिए ज़रूरत है वो लें, कोई दुकान चलानी है तो लें आप उसका। और इसके अलावा मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है, मैंने एक ऑफिस स्पेस लिया। अब ऑफिस स्पेस खर्च करने के बाद मुझे 15 साल बाद तो ऑफिस स्पेस मिला। अच्छा, तो जब आप ले रहे थे तब उन्होंने कब कहा था प्रॉमिस कब कहा था 3 साल में मैं दे दूंगा, 15 साल बाद उन्होंने मुझे ऑफिस स्पेस दिया। 50 तरह की उन्होंने मेरे पास, मैं रेरा में भी गया, रेरा से भी ऑर्डर कराया, उसका भी कुछ मुझे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरे को बहुत सी पेनल्टी बना दी, पेनल्टी फिर मैंने उनके लिए फाइट किया मैंने उनसे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे कब्जा दिया, और कब्जे देने के बाद 10,000 की मेंटेनेंस पहले दिन से चालू कर दी उन्होंने मेरे ऊपर। रेंट 10,000 रुपए की मेंटेनेंस शुरू कर दी, और मेंटेनेंस देने के बाद रेंट मुझे मिला 18,000 रुपए का सिर्फ, प्लस 10,000 रुपए मेंटेनेंस का, वो डायरेक्ट देता है मेंटेनेंस। तो मुझे इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे 18,000 मिल रहा है, तो वैल्यू भी नहीं बढ़ रही, तो मुझे फायदा क्या रहा? मुझे अल्टीमेटली बिल्डर फायदे मेरा 10,000 रुपए महीने अभी भी मेरे से ले रहा है वो, और ट्रांसफर कराने जाऊंगा उसके पैसे वो लेगा मेरे से, बहुत सी सारे पार्किंग चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सारे एक्स्ट्रा मेरे से लेता है वो। ये तो मुझे वहां पर जाकर मीटर की कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसका ही 20,000 रुपए पर किलोवाट चार्ज देना पड़ता है मुझे। तो वहां पे हर तरह से आप बंधे हुए हो, आप कुछ नहीं कर सकते सिर्फ पैसे देने के अलावा। आप एक तरह के माफिया के चंगुल में आ चुके हो, मैं बहुत खराब वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। आपके पास कोई लिबर्टी नहीं बचती कि आप अपने आप कुछ करा पाए वहां पे। यदि कोई सामान भी आएगा उनकी परमिशन के बगैर नहीं है जा सकता, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते उनकी परमिशन के बगैर, मतलब हर चीज के लिए परमिशन की जरूरत है उनके पास। तो एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, डरता हुआ वहां पे काम करे वही आदमी कामयाब हो सकता है, अदरवाइज जिसमें थोड़ा बहुत भी आत्मसम्मान है उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल काम। हर समय डिमोरलाइज करेंगे, ये मेंटेनेंस चार्जेस दो, ये चार्जेस दो, ये दो, 50 तरह के चार्जेस बना देते हो। थोड़े से भी आप इधर उधर करो। आप बिल्डिंग में कोई काम कराना हो तो उसकी अलग से परमिशन लो, उनके आप पैसे जमा कराओ। तो एक बार जाके बिल्डर के पास पहुंच गए तो उसके नौकर बन के रह गए, उसके मतलब पपट्स बन के रह गए, या उसकी ये समझ लो कि हमें पेमेंट इसको पे करना है जिंदगी भर। तो ये 15 साल इसने डिले कर दिया बिल्डर ने, तो कोई कोर्ट ने कोई आपको रिलीफ नहीं दी, रेरा ने कोई रिलीफ नहीं दी? रेरा की सुनता कोई नहीं है ना, रिलीफ तो रेरा कर देता कुछ ना कुछ, 2 महीने इतने परसेंट है तो कभी नहीं मिलते हो। आप चक्कर काटते रहो, कितने चक्कर काटोगे? या तो आप एनर्जी बहुत हो चक्कर काटने की तो ठीक है, आप और भी बहुत से काम होते हैं। एक आम आदमी क्या सोचा है कितने चक्कर काटूंगा, चलो मैं तो नोएडा में रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन जो बाहर से आ रहा हो क्या करेंगे? तो ये पूरा गेम है, अब इस गेम को समझने की जरूरत है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा लंबा जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे बहुत खराब एक्सपीरियंस है इनके साथ, और एक बिल्डर के साथ नहीं है, मेरे 7-8 बिल्डरों के साथ बड़े खराब एक्सपीरियंस है, और मैं किसी को प्रेफर नहीं करता कि भाई इनके पास जाओ, इनसे चीज़ें लो। आप कोई लौटना है किसी को जिंदगी भर तो इनके पास जाए, नहीं तो बेस्ट है रेंट पे ही चलते रहो। नहीं ऑफिस चाहिए रेंट पे ले लो, मेंटेनेंस बहुत है, बाहर ले लो, जरूरी है इनके बिल्डर्स में लो, IT पार्क में लो आप, इनके अलग धंधे हैं इनके। मेंटेनेंस के नाम पे कोई एसी नहीं दे, कुछ भी नहीं देती, सिर्फ ये है कि आपको लिफ्ट देती है, सफाई कर दी है, टॉयलेट बना दिया, ये मेंटेनेंस है। बाहर ले लो। पार्किंग के भी पैसे लेते हैं। मुझे तो बिल्डरों ने बहुत कुछ ऑफर किया था, आपको क्लब भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, कुछ नहीं दिया आज तक इन्होंने मुझे। तो आज की डेट में बिल्डरों से डील करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत रिसोर्सफुल है, पावरफुल इन सेंस की कानून कमजोर है, कानून उनकी जेब में रहता है इसलिए ताकतवर है। कानून मजबूत हो तो ये तो डांस करें। एक आप ये भी बताते हो कि काफी सारे लोग स्पेशली जो दिल्ली में है, राइट, उन्हें लगता है कि दिल्ली में है तो दिल्ली में ही इन्वेस्ट करें और कहीं इन्वेस्ट ना करें, बेस्ट है भाई, कैपिटल ऑफ द इंडिया है, राइट, कैपिटल ऑफ द कंट्री है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आपने तो काफी दिल्ली में इन्वेस्टमेंट्स किए, आपने द्वारका में भी कर रखे हैं, आपने नेहरू प्लेस में भी किए, बट रिटर्न्स ना के बराबर ही रहे हैं, बहुत ही खराब रहे हैं। तो आप उन दिल्ली इन्वेस्टर्स के बारे में क्या कहना चाहते हो जो कहते हैं भाई दिल्ली बढ़िया दिखता है, दिल्ली में ही डालेंगे? देखो हर आदमी ने अपना अपना एक सिस्टम बना रखा है, हर व्यक्ति ने अपने अपने एनवायरनमेंट से कुछ ना सीखा होगा। अब जो उनको बुजुर्ग बता गए या जो उन्होंने सीखा होगा, साथियों से सीखा होगा, तो हर अपने अपने एक सिस्टम में रहना चाहते हैं। सिस्टम से कोई बाहर नहीं निकलना चाहता, ना सिस्टम से बाहर देखना चाहता है। जब अपने अपने सिस्टम में रहते हैं, जहाँ कंफर्टेबल है वहीं काम करते हैं, तो फिर उसी सिस्टम में रहेंगे, उसी सिस्टम के हिसाब से पैसे कमाएंगे। जो आउट ऑफ द सिस्टम जाएगा, बाहर देखेगा, कुछ करेगा, जो ग्रोथ NCR में आई है कंपेरेटिवली दिल्ली के मुकाबले में, वो NCR में क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बहुत कम है और दिल्ली में प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उनको डबल होने में बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पर डबल होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। से फॉर एग्जाम्पल 96 में जब मैं अशोक विहार में रहता था तो 60,000 रुपये मीटर का रेट था उस जमाने में। नोएडा में 2,000 रुपये मीटर में मिलता था, आज नोएडा में 3,000 रुपये मीटर के रेट है। अशोक विहार में मुझे नहीं पता 6 लाख रुपये मीटर का रेट होगा। तो यहाँ परसेंटेज 3 लाख रुपए स्क्वायर मीटर। हाँ 6 लाख होगा इस समय। नहीं, नोएडा में 3 लाख रुपए स्क्वायर मीटर हो गया है और वहां पे 6 लाख रुपए 6 लाख स्क्वायर मीटर होगा। भाई जो 2,000 रुपए स्क्वायर मीटर था तो काफी नोएडा में काफी वो बढ़ गया 3 लाख रुपए स्क्वायर मीटर हो गया। जो अशोक विहार में 60,000 रुपये मीटर था, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 6 लाख के आसपास का रेट होगा, 6 लाख रुपए स्क्वायर मीटर का रेट होगा। तो 50 से 6 12 गुना हुआ, यहाँ पे 2 से 3 लाख हुआ, 150 गुना हो गया आपका। बढ़ा वहां पे भी, ऐसा नहीं नहीं बढ़ा वहां पे। अब वो अपने धीमे धीमे 12 गुने बढ़ने पे खुश हैं, यहाँ 150 बढ़ने पे भी लोग खुश नहीं है। तो हर का अपना अपना सोच है।
तो जहां जीरो लेवल की प्रॉपर्टी होती है वहां पे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमेशा पैसा पेरिफेरल में लगाना चाहिए, क्योंकि पेरिफेरल में रेट ज्यादा बढ़ते हैं। अब बहुत से लोगों के अपने अपने थिंकिंग है और उसको वो उसी हिसाब से चलेंगे, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जिसको जो सोचना है वो सोचेगा। आप उसकी किसी की राह बदलने के लिए नहीं आए। आप सिर्फ उन लोगों को गाइड कर सकते हो जो लोग अपने पैसे को सही जगह लगाना चाहते हैं, जिनको मल्टीपल पैसे करने हैं। आप उन्हें सलाह दे सकते हो बस। जो कहीं है और वो उसी तरह सोच रहे हैं, तो उनको उनके लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है। तो बेहतर ये कि आप उन लोगों पर फोकस करें जो लोग, या मेरे लिए भी यही सेम सच है कि हम उन लोगों को फोकस करें जो अपने पैसे को ग्रो करना चाहते वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, आजकल के जैसे यंग लोग हैं, जैसे मान लो 26, 27, 28, 29, 30 के हैं, तो उनकी इतनी सेविंग्स नहीं है, तो वो कैसे मतलब इन्वेस्टमेंट्स करें कि अपने फैमिली से थोड़ा लोन लें? मतलब कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट्स करें? उनकी सेविंग्स मान लो साल की 6 लाख है, 10 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए है, तो उनके लिए आगे का रास्ता कैसे होना तो चाहिए? उनके लिए ये है कि जिनकी 6 लाख 12 लाख 10 लाख रुपए हैं और 6 महीने वेट करके करीबन 15 से 20 लाख रुपए के बीच में ले आए, उनके लिए भी जगह है हमारे पास। उनको सवा बीघा, एक बीघा सवा बीघा के आसपास जमीन दिला देंगे, 18-20 लाख के आसपास पड़ेगी उनको। तो वो जमीन ले लें, उसके बाद वो मल्टीपल कर अगले साल, हर साल अपने 2 साल में 1 साल में जब भी आपको मौका मिले आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहें। जरूरी नहीं इकट्ठे एक साथ ही 1 करोड़ करना है, धीमे धीमे पैसा ग्रो करें, पर लगाएं जरूर। 2 साल में एक लैंड ही जो लेते जो रहें। ग्रोथ की रेल है उसमें जरूर बैठें, क्योंकि जब भी आप सोचते रहेंगे कुछ नहीं होगा, आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। जब आप सोचोगे लगाओगे, जब भी पैसा ग्रो करेगा। ज्यादा लेट हो जाओगे तो रेट भी बढ़ जाएंगे लैंड के। तो छोटे छोटे पैसे से ही ग्रो कर, हमारा जो काम है छोटे छोटे जिनके पैसे उनको ग्रो कराना पैसों को। बड़े पैसों को तो ग्रो कराने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हम जिनके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हैं उनको हम गाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो भी उनके पास भी पैसा आ जाए। हमारा ये पॉडकास्ट का पर्पज ही ये है कि उन लोगों के पास जिनके पास छोटी छोटी सेविंग्स हैं, वो अपनी सेविंग्स को लगा करके अपने एग्रीकल्चर लैंड में ज़मीन खरीद रहे, बाजना कट के आसपास, और ज़मीन लेकर के अपने पैसे को ग्रो कराएं। करीबन 1 करोड़ के आसपास का रिटर्न आएगा 6-7 साल के अंदर इनके आसपास। तो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट है ये। और जब ये ठीक है 26, 27 यंग लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिनके पास काफी सारा कैपिटल है उन्हें आप क्या सजेस्ट करते हो? जैसे जिनके पास 1, 2, 3 करोड़ रुपए लगाने को है, आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हो? भाई उनके पास अपना पूरा एक सिस्टम है, उनका अपना नेटवर्क है। जब उन्होंने पैसा ग्रो किया है तो कहीं ना कहीं नेटवर्क होगा। तो वो हम तो चाहते हैं कि वो एग्रीकल्चर में ही लगाएं पैसे को, जिससे कि आपका पैसा ग्रो करे, तेजी से ग्रो करे। यही कह सकते हैं हम उनको, ये समझे सिस्टम को, ग्रो कराएं पैसे को अपना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए है। ज्यादा लाभ ले के लिए सकते है, हैं। बड़े के लिए तो है ही है, बड़े के लिए तो ऑप्शन 10 है, तो इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पर लेकिन उनको सजेशन यही है कि वो अपनी बड़े स्केल पे देखें ज़मीनों को। पर एक चीज ये भी है, अगर किसी कोई हम पे आता है, यूजुअली बोलता है 10 बीघा 15 बीघा चाहिए, हम पे होता ही नहीं अवेलेबल, हम पे होते ही छोटे छोटे अवेलेबल होते हैं। एक तो बड़ी ज़मीन महंगी होती है कंपैरेटिवली। हम्म। छोटी ज़मीनें जो होती हैं 2 बीघे 3 बीघे, किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेचता है। जो ज़रूरत होगी तो वो तुरंत बेचना होता है उसको। जो बड़ी ज़मीन होती है उसको बेचना नहीं होता, उसने रेट लगा दिया, भाई इस रेट में मिलेगा तो मैं बेचूंगा, नहीं तो भाई बड़ा किसान होता है, उसको कोई कहीं बिजनेस करना है इसलिए बेचेगा, कहीं ज़मीन दूसरी जगह लेनी इसलिए बेचेगा वो, तो फिर वो अपने रेट पे बेचता है। वो थोड़ी कंपैरेटिवली महंगी होती है। तो बेहतर है कि बड़ी ज़मीन में भी फ़ायदा है, उनका चंक एक ही जगह हो जाता है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन नहीं खरीदनी पड़ती, इकट्ठी एक जगह ज़मीन मिल जाती है उनको। ये एडवांटेज रहता है हमेशा। ठीक है, काफी इंसाइटफुल है, काफी सारे अच्छी इंफॉर्मेशन है, होपफुली व्यूअर्स को भी अच्छी लगेगी। आपके कुछ मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप चाहोगे मैं पूछूं या आप आंसर करो, या जो हम मिस आउट कर देते हैं अक्सर कॉन्वर्जेशंस में, कुछ आपके पास ऐड करने के लिए है इस पॉडकास्ट में? कोई ऐड करने के लिए बहुत है, पर हमें उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो मार्केट में लोग समझ पाएँ। बहुत ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जा सकते, क्योंकि डेप्थ में जाने का मतलब है लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर तो एक बहुत लेंदी सा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम चाहते हैं सिंपल वे में लोगों को समझा पाएँ कि भाई एग्रीकल्चर लैंड सबसे बेस्ट वे है आपके पैसे ग्रो करने का। इससे बढ़िया कोई वे नहीं है जो अभी तक मुझे समझ में आया, एज माई ओपिनियन, जो मैं अपने पर समझ पाया। 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर लैंड का। तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ, आपका छोटा पैसा है, छोटे छोटे ग्रो कराओ, हर साल खरीदो आप पैसे को। और खरीदने के बाद मैं तो ये भी लोगों से कहता हूँ कि आप 2026 में एक ज़मीन खरीद लें, फिर अगले 2027 में एक ज़मीन दूसरी ज़मीन खरीद लें, 2028 में तीसरी, 2029 में चौथी ज़मीन खरीदें, 2030 में 5वीं ज़मीन खरीदें, 2031 में 6वीं, ऐसे करके 2032 तक ज़मीन खरीदें। फिर 2026 वाली ज़मीन 2033 में बेचें, एक हैंडसम अमाउंट अपने खर्चे का निकालें, बाद की ज़मीन फिर आगे इन्वेस्टमेंट कर दें। ऐसे 2027 में ज़मीन लिए 2034 में बेच दें, उसको एक अमाउंट निकाला, बाद की आगे फिर आगे इन्वेस्टमेंट कर दें। तो इस तरह से एक आपका साइकिल शुरू हो जाएगा, आप पे प्रेशर कम हो जाएगा। आप सैलरीड हो तो सैलरी का प्रेशर कम हो जाएगा, यदि आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस नहीं चल रहा है या कम चल रहा है तो वो सपोर्ट वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये एक तरह का एक आपका सपोर्टिंग सिस्टम बन जाएगा आपके छोटे से इंटेलिजेंसी से, कि आपने पैसों को सही समय पर सही जगह लगा दिया। जब आपकी लाइबिलिटीज बढ़ेगी, जब 45-50 साल के होंगे, तो यही पैसा बहुत ग्रो हो जाएगा और आपके काम आएगा। अभी बच्चे बाहर जाने हैं, जब पैसे काम आएंगे। आपने कोई
मकान बनाना, कोठी बनानी, तभी पैसे काम आएंगे आपके। आपने बच्चों की शादी करनी है तब पैसे काम आएंगे आपके। किसी बच्चे को बिजनेस कराना, पैसे काम आएंगे आपके। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है और हिंदुस्तान के किसान मोस्टली एनसीआर के यही करते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास पैसा है आजकल बहुत। सारे किसानों पर तो नहीं, लेकिन आप 50-60% किसानों पर अच्छा खासा पैसा है। आजकल किसानों पे शहर वालों से ज्यादा पैसा है। हाँ, ये मैं लोगों से कहता हूँ कि आज की डेट में लोगों पे एक कोठी होगी, एक मकान हो, एक 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 कोठी भी दुकान बहुत होगी, कम होती है। एक दुकान में मैक्सिमम साइज बता रहा हूँ, एक कोठी होगी, एक मकान दुकान होगी और एक छोटा गोडाउन होगा। ठीक है ना। कंपेरेटिवली किसानों के पास तो मकान ही मकान है, गोडाउन से ऑल्टरनेट प्लॉट मिले हुए हैं उनको, प्लस उन्हें किराया बहुत आता है, उनके पास जमीनें बहुत है उनके पास। मैं तो ये मानता हूँ कि एनसीआर किसान बहुत पैसे वाले हैं जिसका मतलब कोई जनरल डाटा नहीं है किसी के पास भी, लेकिन जो मैं देखता हूँ, जिस हिसाब से लोगों को देखता हूँ, मकान बहुत सुंदर बने हुए इनकम टैक्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता, पर बहुत हैं। पैसा है, इनकम खर्चे कम है इनके, खर्चे कम है। गाड़ियां बड़ी बड़ी हैं सबके पास, बड़े बड़े मकान बनाए हुए हैं। हम तो 100 गज, 200 गज, 400 गज बनाना सोचते हैं, वो 1000 गज में मकान बना लेते हैं और बड़े बड़े अहाते होते हैं उनके जमीनों के, तो गोडाउंस को देते हैं, किराए पे देते हैं। तो अल्टीमेटली तो उनमें बहुत पैसा है। तो अगर आप भी पैसा वाले बनना चाहते हो तो आप भी किसान बनो एनसीआर में। कैसे बनोगे वो हमसे पूछो, हम बताएंगे आपको, हमारे पास प्लान है उसका। हम बैठे इसलिए हैं कि हम अपनी 40 साल के एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ लगाएं, आपको गाइडेंस करें, जिससे आप एक अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी एक लाइफ स्टाइल बना पाएं आप। अभी आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे थे, आपके फ्रेंड भाटी जी, वो एक टाइम खाने के पैसे नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, कितना बड़ा घर बना रहे हैं, कितना लगा रहे हैं वो? आप ये क्वेश्चन काट दो, अच्छा, ओके। ये क्वेश्चन में बात नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, एसोसिएट्स हमारे हैं कुछ, जिन पे बहुत गरीबी थी, पैसे नहीं थे। गाँव जनरली सब में गरीबी होती थी, लोगों पे पैसे नहीं होते थे, लेकिन आज वो, मैं अच्छी बात, पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, आज उन्हें बहुत अच्छे पैसे हैं, बहुत बढ़िया मकान बना रहे हैं, 4-6 गाड़ियाँ हैं, क्या ही समझ में, फार्म हाउस है उनके पास, और बहुत ज़मीन है, लैंड बैंक है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक यहाँ पे जो शहर, लोग शहर नहीं गए, शहर चल के उनके पास पहुंचा है। जब शहर चल के उनके पास पहुंचेगा तो प्रॉस्पेरिटी उनके पास आएगी आएगी। शहर उनको उनके आसपास जो है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएगा, तो उन पर भी उसके मुकाबले पैसा आएगा। उनको रेंट की इनकम बहुत अच्छी आएगी उनके पास, उनकी ज़मीनें बहुत महंगी हो जाएंगी, वो फ्लैट भी बना सकते हैं फ्यूचर में। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं था वो बहुत कुछ आ गया। जहाँ आईआईटी पढ़े बच्चे जो हैं वो बेचारे एक मकान, एक कोठी बना पाते हैं या कुछ ऑफिस खरीद पाते हैं। मैं उनका मजाक नहीं कर रहा, मैं किसी का भी, कुछ आईआईटी बात कर रहा हूँ मैं, कार्ड देना नहीं होता इसको। आजकल के यूथ को, मेजोरिटी को तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, भाई फ्लैट ले लो, म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, यही बेस्ट है और कुछ है ही नहीं। उनकी दुनिया बहुत छोटी कर दी है। वो दूसरा क्या है कि वो बहुत कंफर्ट जोन में है, वो उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। माउस पे बैठे बैठे जो मिल दुनिया जाए, वो ईएमआई लग जाए, ये सब ऑनलाइन दुनिया देखना चाहते हैं, वो ऑफलाइन वाली दुनिया को देखना ही नहीं चाहते हैं। तो जब वो निकलेंगे नहीं, वो तो आप जैसे लोग स्मार्ट हैं जो आप उन्हें ऑनलाइन दिखा रहे हैं और दिखाने के बाद उन्हें रास्ता बता रहे हैं, प्लस मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस उनके साथ जोड़ रहे हैं, ये आपकी खूबसूरती है। नहीं अदरवाइज तो वो यहाँ तक भी नहीं आते। जो आपके पास लोग आ भी रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी ऑनलाइन खूबसूरती की वजह से आ रहे हैं कि आप उनको रीच आउट कर पा रहे हैं, उनको आप समझा पा रहे हैं। समझाने की वजह से पॉडकास्ट के थ्रू, अपने रील्स के थ्रू, अपने यूट्यूब्स के थ्रू उन लोगों तक आप पहुंच पा रहे हैं। वो आपको कम से कम एक दिमाग में उनका आइडिया तो डाल रहे हैं। आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं। आप जिसको समझ में आएगी वो समझ में आएगी, जिसको नहीं आएगी वो कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा आप टास्क लेके चल रहे हैं। 5 साल बाद हमारा यही वीडियो देख सकते हैं। हाँ, जब देखेंगे और तो अफसोस पछताएंगे। करेंगे। जो लोग जमीन आज की डेट में देख के गए नहीं ले पा रहे आपसे, तो वो अफसोस करेंगे अगले 5-10 साल बाद कि भाई मैं जमीन वहाँ गया था देखने के लिए, ऐसा था वैसा था। हमारे एक दोस्त थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, नोएडा एक्सटेंशन में शुरुआत में मैंने कहा था कि ये प्लॉट ले लो, तो उन्होंने क्रॉसिंग में प्लॉट ले लिया एक अंसल में। मैंने कहा ज़मीनें भी ले लो इन गांव में, नोएडा एक्सटेंशन में। बोले नहीं यार, मैं ज़मीनों क्या करूँगा। और आज ज़मीनों के रेट देखते हैं तो बार बार हैरान रहते हैं, मेरे से कहते हैं कि यार मैंने आपकी बात नहीं मानी। उस ज़माने में ज़मीन में ले लेता तो मेरे पे अर्निंग होती अच्छी खासी। तो वो अफसर है, वो आपने टाइम पे इस्तेमाल नहीं किया तो फिर बाद में तो कहानी रह जाती है कि मैंने वहाँ पर टाइम में, हमने बुजुर्गों से भी सुना है कि वहाँ पर रेट 1 रुपये का ज़मीन थी, हमने नहीं ली, आज वह 3 लाख रुपए का हो गया। तो भाई ये कहानियाँ फिर कहानी ही रह जाती। टाइम पे जो डिसीजन नहीं लोगे तो फिर कहानी ही सुनोगे अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से, अपने बच्चों को सुनाओगे। तो बेहतर यह है कि समय रहते हुए अपने इन्वेस्टमेंट करें, समय रहते हुए अपने पैसों को सही जगह लगाएं। या तो आपकी जेब में पैसे रह भी जाएंगे ना आज की डेट में, तो वो खर्चा हो जाएंगे। सपोज करो आपके 15 लाख रुपए हैं, आपने टाइम पे नहीं लगाया, तो क्या होगा उन पैसों का? कोई आपका रिश्तेदार मांग के ले जाएगा, कोई आपके भाई बंधु मांग के ले जाएंगे, कोई आपका दोस्त ले जाएगा। कहीं आपने प्लान बना दिया बिजनेस का, यहाँ लगा दो, आपने वहाँ लगा दोगे, पता चला आपका पैसा सारा बेकार हो गया। आपको जमाने पैसा था, मैंने ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ जिन लोगों के पास जब नोएडा में प्लॉट 10 लाख के मिलते थे, उन पर 10 लाख के 40 लाख भी थे, उन्होंने इधर पैसा लगा दिया, प्लॉट नहीं लिए। आज जो पैसे उनके खत्म हो गए और मेरे से कहते हैं अफसोस था, मैं तेरी बात मान लेता तो उसमें प्लॉट लगा देता, तो मेरे पे भी 4 प्लॉट होते हैं आज नोएडा में। तो ये खोए हुए अफसरों की कहानी है। यदि आप पे पैसे, बहुत से लोगों को पैसे होने के बावजूद भी नहीं लगा पाते, क्योंकि उनके पास सोच नहीं है, या वो इनमें हिम्मत नहीं है, या विजन नहीं है उनके पास। फिर वो पछताते हैं कि बाद में यार मैं तेरी बात मान लेता, उस समय लगा देता। मेरे बहुत से दोस्त मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, बहुत टक्कर के मिलता हूँ, कहते हैं यार तेरी बात मानी नहीं मैंने, उस समय नोएडा में लगाता तो आज मेरे पास अच्छा खासा जमीन होती। मैंने तो लगा दिया, वेस्टेज हो गए पैसे, उतनी स्पीड से नहीं बढ़े जितनी स्पीड से बढ़ने चाहिए थे। तो ये सारा सिस्टम को समझने की बात है, हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है, हर व्यक्ति एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले पाएगा।
सोचते 100 लोग हैं, लेंगे 5 ही लोग। क्यों? क्योंकि आते उसकी दिमाग में बहुत सी चीजें हैं जिनको आप समझा नहीं सकते। इसलिए बेहतर ये है कि समझ आएगा, समय समझाएगा या अपने हिसाब से समझेंगे। फिर वो जमीनें बहुत महंगी हो जाएंगी, इसलिए नहीं खरीद पाएंगे। भाई जमीन बहुत महंगी हो गई, भाई अब क्या करूं मैं। ये वही वाला अफसोस है जो मैं आज भी देखता हूँ। हमारे काफी सारे नेबर्स कहते हैं यार जेवर मिलान इतना एक्सपेंसिव हो गया, पहले ले लेते सस्ता मिलता है। हाँ, लोग पछताते हैं तब जब जेवर में जमीन बहुत सस्ती थी, नहीं लगे तो क्या करेंगे, जंगल है जंगल है। जैसे आप आजनागढ़ की तरफ लोग कहते हैं जंगल है, क्या होगा। अरे एयरपोर्ट बन जाएगा तो कौन जमीन तुम्हें देगा। ये वहाँ पे 22D बन जाएगा, कौन जमीन तुम्हें देगा। करोड़ों की हो जाएगी। सेक्टर 18 बन जाए, कौन जमीन देगा तुम्हें। वो चाह रहा है कि सेक्टर 18 बन जाए, उसके बाद जमीन मुझे 7,000 रुपए 7 लाख रुपए बीघा मिल जाए। सोच को थोड़ा चेंज करना पड़ा। भाई 7 लाख रुपए बीघा वहां मिलेगा जब 20 साल बाद ये बनेगा, या 15 लाख रुपए बीघा वहां मिलेगा जो 10 साल बाद वहां बनेगा। ये विजन रखोगे तो कामयाबी मिलेगी। आगे अगले 20 साल का चश्मा पहनना पड़ेगा आपको, अगले 20 साल बाद क्या होना है, सही बन जाएगा। नोएडा भी पूरा जंगल था, नोएडा में कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थोड़ी थी, नोएडा में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थोड़ी थी। आज से 40 साल पहले जंगल ही जंगल था, बना डेवलप हुआ, रेट ही हो गए। एक टाइम जब मैं ड्राइविंग सीखता था 2020 2004 के आसपास जमीनों के रेट जो थे, रेजिडेंशियल के जो रेट थे अच्छे सेक्टरों में 8,000 रुपए मीटर के रेट थे, और इंडस्ट्रियल में 2,000 रुपए मीटर के रेट थे। आज देखो 20 साल बाद क्या रेट आ गए इनके, 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए के रेट आ गए। समय का है, जो चश्मा आगे लगा लेगा वो देख पाएगा, वो लेगा। तब चाहते कि आज जैसा नोएडा 2,000 रुपए में मिल जाए तो कैसे मिल जाएगा भाई। आज का नोएडा पुराने रेट में 2004 के रेट में कैसे मिल जाएगा। नॉट पॉसिबल। लोगों में यह स्पीड की दिक्कत है। लोग सोचते हैं कि आज की चीज 20 साल पहले के रेट में मिल जाए। यहाँ फंसता है आदमी। जेवर में कहेगा भाई एक रेट 80,000 रुपए मीटर का है, नहीं जी ये तो 10,000 रुपए मीटर का मिलना चाहिए यहाँ पे तो अभी है क्या। तो वो कंपैरिजन करता है कि जो 80,000 का रेट ना होकर के आज की रेट में 10,000 करा जाए, या 20,000 रुपए मीटर का रेट हो, वर्थ नहीं है इसकी। तो रेट पुराने याद करता है, चमक दमक आज की दिखता है। वो फुलफिल नहीं हो पाती, बहुत बड़ा गैप हो जाता है उसका, फिर वो ले नहीं पाता। भाई जंगल है तभी सस्ती जमीन है, और वहीं डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट हो गया तो कौन देगा आपको, उनको समझ में नहीं आती बात। और फिर प्रॉब्लम ये है जिन्हें वो लेना है, फिर जैसा अभी 22D के पास हमारे पास लैंड है, पर उन्हें वो 40 लाख रुपए बीघा लैंड पर बहुत महंगा लगता बहुत है। महंगा लगता है उनको लगता है मुझे 22D के पास मुझे 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए का मिल जाए। कैसे पॉसिबल है ये, कौन देगा। पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो गैप है ना, वो आदमी के दिमाग में सेटल्ड नहीं हो पा रहा गैप। जब तक बायर के दिमाग में जब तक गैप सेटल्ड नहीं होगा तब तक ये दिक्कत रहेगी। उसको दोनों चीजों को एक साथ लाने के लिए उसको बहुत मेहनत की जरूरत है। उसको डाटा को अपडेट करने की जरूरत है। बहुत से लोग जाते हैं जंगल की जमीन देखने के लिए, आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं, यार तो ये दूर है। ये दूर है जब भी तो सस्ती है, ये तो पास होती तो आप ले पाते। आप सोचो एयरपोर्ट के नजदीक जमीन 7 लाख रुपए या 15 लाख रुपए बीघा मिल जाए, कैसे मिलेगी। वहां के लोग बेवकूफ हैं जो अपनी जमीन एयरपोर्ट आने का फेंक देंगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछेंगे, भाई जब किसान को पता है कि एयरपोर्ट आ गया है तो जमीन क्यों बेच रहा है। वो उल्टा फिर क्वेश्चन भी करेंगे फिर हमसे, भाई वो महंगी बेच रहा है, आप ले ही नहीं पा रहे हो जमीन को। एक तरफ बताएंगे कि सस्ती बेचो, एक तरफ कहते हो बेच क्यों रहा है, जब से पता है उसको सब कुछ। एक ही सांस में दोनों क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेरे से। तो भाई समझने का फर्क है। जमीनें महंगी हैं, वहां पे है, सस्ती होती तो किसान दूसरे ही खरीद लेता, आपको मिलती नहीं जमीन एयरपोर्ट। क्या आप चाहते, हम कहते हैं लोगों से कि भाई मार्ट में लो, मार्ट देखते हैं बहुत दूर है जी, एयरपोर्ट के नजदीक दो। एयरपोर्ट के रेट सुन के बोलते हैं नहीं जी मार्ट वाले रेट दो। कैसे देते, कैसे पॉसिबल है। एयरपोर्ट के नजदीक वाले एयरपोर्ट के रेट मिलेंगे, मार्ट के पास मार्ट के मिलेंगे। पहले 5-10 साल बाद ये भी रेट बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे, तब कहोगे जी आप हमारे को जो है 15 में दिला दो जी। जब ये 50,000 रुपए 50 लाख रुपए बीघे का रेट हो जाएगा, कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं। क्या ऐसे लोग तो मतलब मिलते हैं मुझे ऐसे लोग कि भाई हमें एयरपोर्ट के नजदीक 7 लाख रुपए 15 लाख रुपए बीघे में दिला, तो मुझे ऐसा कठिन काम दे देते हैं जो मैं कर ही नहीं सकता। अपना लैंड ही डोनेट मुझे करना नया टास्क पकड़ा जाते हैं। बहुत से लोग आते हैं मुझे नया काम पकड़ा देते हैं कि भाई साहब ये चीज़ ऐसे है। आते हैं ऐसे लोग, तो दुनिया तरह तरह की होती है। बहुत से लोग आएंगे, बड़े फनी सा लगेगा आपको। लोग आएंगे जी बस जी ठीक है जी, जमीन का रेट जी 10 लाख रुपए बीघे में दिला दो। अब जमीन कहाँ से 10 लाख रुपए, फिर कहोगे किसान 10 लाख रुपए में कहाँ से दिला दूँ जमीन में, जब किसान ही नहीं दे रहा। फिर कहते किसान सस्ता क्यों बेच रहा है। तो भाई ये बड़ा मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। और ज़मीन भी सस्ती चाहिए और किसान भी सस्ता क्यों बेच रहा है। तो भाई ज़मीन सस्ती, सिर्फ झगड़े वाली ज़मीन सस्ती मिलेगी, डिस्प्यूट वाली ज़मीन सस्ती मिलेगी, अच्छी ज़मीन आपको महंगी ही मिलेगी। और पुराने लोग सही कह गए हैं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जब अच्छी चीज़ लोगे ना, महंगी से मतलब अच्छी चीज़ से है। जब एक ही बार रोगे, सस्ती चीज़ में बार बार कभी ये डिस्प्यूट, कभी कोर्ट कचहरी, 50 चीज़ें करनी पड़ती। तो ये हमारी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में छिपी, हम क्या डील करना चाहते हैं, कैसे डील करना चाहते हैं। हर तरह के लोग टकराते हैं। हर तरह के लोग हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोग कैसे कैसे आते हैं और हर तरह के लोग टकराते हैं। कुछ बहुत लोग बहुत भले होते हैं, जमीन भी नहीं देखते, बोले डन कर दो। देखिए हमने 3-4 ऐसे लोग भी लोग ऐसे ऐसे हैं, भी लोग हैं। तो हमें उनका ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है। भाई जो आदमी अपने आप देख रहा है तो चलो इतना ध्यान नहीं करेंगे, जिन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारी डबल जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनको ज़मीनों को बार बार मतलब स्कूट नहीं करें, कोई चीज़ रह तो नहीं गई हो, क्योंकि हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ऐसे लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना होता और ऐसे भी हम इन्वेस्टर्स देख रहे हैं अभी, जैसे एक लखनऊ के थे, आग बंद करके जमीन ली। है। तो लोग आते हैं तो उनका मैं ध्यान करना पड़ता है सारे लोगों का। और जनरली ध्यान तो हम सबका ही करते हैं, पर उनके लिए एक्स्ट्रा ध्यान करना हो, लेवल बढ़ा देते हैं हम सिक्योरिटी का, उनकी स्क्रूटनी का। बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है। आपको कंसल्टिंग करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब है। आपका 40 साल का आपकी पूरी रेपुटेशन खराब हो सकती है, ये भी चीज़ खराब जाने से। 40 साल का आपका पूरा जो आपने जो कमाया है ना, इज्जत और जो भी चीज़ है, आपने सब 1 मिनट में खराब हो जाता। तो इसलिए
चीज़ों को समझना, देखना, स्क्रूटनी करना बहुत टफ जॉब है, लेकिन क्योंकि हम बहुत प्रोफेशनल है इस मामले में, लगातार हम कर रहे हैं इसको, तो हमारे लिए इतने हर्डल्स नहीं है, पर एक आम आदमी के लिए बहुत हर्डल, नॉट इजी। नॉट इजी। फिर किसान को बांधना भी अपने आप में नॉट इजी जॉब, उसको भी कंट्रोल करना, टाइम पे बुलाना, तो वो हमें ग्राउंड लेवल पे हमें अपना एसोसिएट चाहिए उसके भी लिए, कि किसान को कम से कम लेके टाइम पे लेके आ पाए, टाइम पे चीज़ें डिलीवर करा पाए, कब्जा ले पाए टाइम पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लोगों के लिए क्या टफ होगा, पर हमारे लिए क्योंकि सिस्टम बना हुआ है तो इसलिए हमारे लिए बहुत आम काम है। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, तो मैं ये पॉडकास्ट कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे लेसन्स मिले, काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले हमें एज ऑलवेज, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, मतलब आई एम प्रीटी श्योर हमारे वीडियोस काफ़ी लोग देखते हैं, हमारा कंटेंट काफ़ी लोग देखते हैं, बट वो जो स्टेप होता है ना, मैसेज करना व्हाट्सएप पे, ऑफिस आना, लैंड देखना, वो बहुत ही कम लेते हैं। तो आई थिंक इसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि आप एक्शन लो, आप एटलीस्ट आगे देखो, समझो, पीडीएफ पढ़ो आप हमारा, 2-4 वीडियोस देखो अच्छे से जिसमें हम इन्वेस्टमेंट समझा रहे हैं, एंड उसके बाद यू टेक योर कॉल। हर किसी के लिए नहीं है, बट जिसके लिए है वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना रहा है इस टाइम एग्रीकल्चरल लैंड्स में। इसके बाद मैं बस यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू, बहुत इंसाइटफुल था, काफ़ी सारे आंसर्स मिले, अच्छा इवन मेरे लगा। को भी आंसर्स मिले। अच्छा लगा आपसे बात करके। सो दैट्स इट, थैंक यू।